कहानी की स्टार्ट होती है हमारे एमसी के साथ, जो पूरा wreck लग रहा है। तभी पीछे से एक आवाज शाउट करती है कि भाई तू कर क्या रहा है। तभी एक गर्ल क्रॉश को बोलती है कि जल्दी कर और लॉर्ड आर्थर को लगी हुई उस कर्स को स्टील कर ले। क्रॉश कहता है कि वह अपनी लिमिट पर है, पर फिर भी वह तुरंत उस कर्स को स्टील करना शुरू कर देता है। उसकी पर्पल एनर्जी पूरी तरह सर्ज होती है और उसके साथ ही वो कर्स को स्टील करने लगता है। हमें क्रॉश से मिलाया जाता है, जिसे सब एक फेलियर मानते हैं, जबकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में बॉर्न हुआ था। जैसे ही वो कर्स को एब्जॉर्ब करता है, उसकी आइज फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी एबिलिटी, जिसका नाम ब्लैक हुड है, वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर जिस इंसान की कर्स निकाली जा रही थी, वो एकदम सरप्राइज रह जाता है। यह एक ऐसी स्किल है जिससे वह दूसरों की कर्सेस को स्टील करके अपने अंदर ट्रांसफर कर सकता है। क्रॉश के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो वो ब्लू स्काई जनरेशन का हिस्सा है, हीरोज का वो ग्रुप जो दुनिया के इरोजन के खिलाफ लड़ रहा है। जहां लॉर्ड आर्थर कर्स से आजाद होने के बाद पोशन पीकर रिकवर हो रहा था, वहीं क्रॉश को इतना अनबेरेबल पेन होता है कि वह अपने घुटनों पर गिर जाता है। लॉर्ड आर्थर आसमान की तरफ देखता है। थोड़ा वीक तो था, पर पहले से काफी बेटर फील कर रहा था। तभी भाई एक स्केलेटल नाइट अपनी डिमोनिक हॉर्स पर सवार होकर आसमान में अपीयर होता है। वह क्रीचर बहुत डरावना था। उसका एक हॉर्न टूटा हुआ था और उसकी एक आई नीली चमक रही थी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वह पहाड़ों की तरफ एक बहुत बड़ा फायरबॉल लॉन्च कर देता है। लॉर्ड आर्थर एकदम होपलेस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने कम लोगों के साथ वो ब्लू नाइट से कैसे लड़ेंगे। उसके तुरंत बाद उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और वह कहता है कि यह फाइट जीतना इम्पॉसिबल है। उम्मीद हार चुका आर्थर सिग्रिनाबेला और मैरी को अपने पास बुलाता है। भाई सारी लड़कियां उसे एक साथ हक करने लगती हैं। इसी बीच क्रॉश हाँफते हुए खड़ा होता है और लॉर्ड का नाम पुकारता है। वह बहुत टिक्ड ऑफ हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये हीरो आखिर कर क्या रहा है। लॉर्ड आर्थर के मुंह से खून निकल रहा था और वो कहता है कि उस चीज को हराने का कोई वे नहीं है। क्रॉश अपने घुटनों पर बैठा इंसानियत के सबसे बड़े हीरो आर्थर की ये एम्प्टी और अनमोटिवेटेड बातें सुन रहा था, जिसमें जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन गिव अप करने की बात सोचकर ही क्रॉश को बहुत तेज एंगर आ जाता है। इस वजह से लॉर्ड और उसका ग्रुप अपने मरे हुए साथियों की लाशों को पीछे छोड़कर मुड़ जाते हैं। क्रॉश गुस्से में शाउट करता है और पूछता है कि कितने लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया गया ताकि वो अपनी औरतों के साथ रह सके। रिस्पॉन्स में एक लड़की हमारे एमसी को अपना मुंह बंद रखने को कहती है। सेग्रिन उस लॉर्ड को डिफेंड करती है, ये कहकर कि उसने अपना बेस्ट दिया है। वह क्रॉश को इंसल्ट करती है और उसे कचरे का टुकड़ा कहती है, जिसे सिर्फ स्टील करना आता है। एमसी बहुत भड़क जाता है और जवाब देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ट्रैश बोलने की। एमसी उस ग्रुप की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि वे उस इंसान को ऐसा कैसे बोल सकते हैं जिसने उनकी जान बचाई। वह चिल्लाता है कि उसकी एबिलिटी के बिना ये ग्रुप यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। अपनी आंखों में एक क्रेज्ड लुक के साथ वह उनकी यादें ताजा करने की बात करता है और शुरुआत होती है एबेला से। बेला, जो मैजिक टावर की एक विच और ब्लू स्काई जनरेशन की मेंबर है, उसे लॉर्ड की फिक्र हो रही है। रोश उसे याद दिलाता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे एक कर्स लगी थी जिसे उसने स्टील किया था। जब वो उसकी कर्स की वजह से तड़प रहा था, तब उस लड़की ने उस पर तब अटैक किया जब वो पेन किलर्स लेने गया था। अन्य दिन याद करके उस लड़की के चेहरे पर शॉक सार दिखाई दे रहा था। क्रोश कहता है कि दूसरों को इग्नोर करने का उसका एटीट्यूड तब से आज तक नहीं बदला। उसके तुरंत बाद वो मैरी डायना की तरफ मुड़ता है, जो एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर है। वह उसे एक ब्रेनलेस इडियट कहता है जो हर कर्स में फंस जाती थी और उसे स्टील करने के लिए रोती थी, और वही प्रिंसेस जिसने उसके आंखों के सैक्रिफाइस के बाद उसे ट्रैश बोला था। इसी पूछता है कि क्या उसे अंदाजा भी है कि उसकी मदद करते वक्त उसे कैसा लगा था, जबकि उसने एकेडमी में उसे बहुत बुली किया था। एकेडमी के दिनों में उसे बहुत मारा जाता था और उसे फेलियर बुलाया जाता था क्योंकि वो वापस लड़ नहीं पाता था। सब कुछ होने के बाद भी उसने उस ह्यूमिलिएशन को सहा और फिर भी उसकी आइज को हील किया। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो ब्लू स्काई जनरेशन का हिस्सा थी और उन लोगों में से एक थी जो दुनिया को बचाएंगे, जबकि वो किंगडम के लिए एक डिसग्रेस था, एक ऐसा कंप्लीट फेलियर जिसमें लड़ने का कोई टैलेंट नहीं था। अब वो सोचता है कि इतने समय से इन लोगों का मेस साड़ करने का क्या पॉइंट था। लॉर्ड आर्थर कहता है कि अगर कोई और होता तो शायद इम्पॉसिबल होता, पर क्रॉश को ही दुनिया को बचाना चाहिए। एमसी को याद आता है कि वो कैसे लॉर्ड को एक महान हीरो और लीडर मानता था। उसने उसे फ्रंटलाइंस पर देखा था और तय किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसी वजह से वो पूछता है कि जब वे बिल्कुल अंत पर हैं तो वो हीरो इतनी आसानी से गिव अप क्यों कर रहा है। लॉर्ड कहता है कि क्योंकि दुनिया वैसे भी खत्म होने वाली है, तो अब सच बताना ठीक है। वो रिवील करता है कि दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए वह सब कुछ शुरू से रिस्टार्ट करने जा रहा है। हमारा एमसी सब कुछ स्टार्ट ओवर करने के आइडिया से पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। आर्थर इस बात को कॉन्फर्म करता है और कहता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने इस डिस्ट्रक्शन को देखा है। उसके बाद लॉर्ड रिवील करता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी रिग्रेशन है और इस बार उसने एक ऐसी टेक्निक ढूंढ ली है जिससे ये 3 लड़कियां अपनी मेमोरीज के साथ वापस जा सकें। क्रोश अब पूरा प्लान समझ जाता है। अगर सब अपनी एक्सपीरियंस के साथ दोबारा शुरुआत करे तो अगली बार डिस्ट्रक्शन को रोकने का चांस बहुत हाई होगा। आर्थर कहता है कि वो सब कुछ स्क्रैच से शुरू करेगा, लेकिन सिर्फ इन 3 लड़कियों के साथ। सी कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि उसका क्या होगा। एक सैडिस्टिक स्माइल के साथ लॉर्ड उसे सबसे बुरी खबर सुनाने के लिए तैयार होता है। वह बस इतना कहता है कि उसके प्लान्स के लिए अब क्रॉश की कोई नेसेसिटी नहीं है। यह सुनकर एमसी की दुनिया पूरी तरह उजड़ जाती है
लॉर्ड एडमिट करता है कि उस बंदे की ब्लैक हुड एबिलिटी काफी यूजफुल थी। आखिरकार वो ऐसी कर्सेस भी स्टील कर सकता था जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल था। पर आर्थर सवाल करता है कि किसी ऐसे के साथ रिग्रेस करने का क्या फायदा जो पहले से ही पूरा टूट चुका है। इसलिए वो सोचता है कि अगली लाइफ में क्रॉश का एक नया और क्लीन वर्जन पाना ज्यादा एफिशिएंट होगा। एमसी समझ जाता है कि उसे पूरे समय एक डिस्पोजेबल आइटम की तरह यूज किया गया। उसे एहसास होता है कि उसे छोड़ देने का प्लान तो शुरुआत से ही था। लॉर्ड यहां तक कहता है कि वो उसे अगली लाइफ में भी यूज करेगा और उसके बाद वाली में भी, और फिर उसे एक सिनिकल फेयरवेल देता है। डेस्परेट होकर एमसी उस ग्रुप को जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसे याद आता है कि कहीं ना कहीं उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। आखिरकार अगर आर्थर एक सच्चा दोस्त होता तो वह क्रॉश को सबका इग्नोर नहीं करने देता। डिस्परेशन के आखिरी पलों में वो चिल्लाता है कि आर्थर उसे अपने साथ ले चले। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ के साथ उसकी कॉन्शियसनेस भी खत्म होने लगती है। उसे एहसास होता है कि इस रेट से तो वो दुनिया खत्म होने से पहले ही बकेट किक कर देगा, मर जाएगा। पर हमारा एमसी ऐसे पैथेटिक एंडिंग को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो याद आता है कि ब्लैक हुड सिर्फ कर्सेस ही नहीं बल्कि एबिलिटीज भी स्टील कर सकता है। इस सिचुएशन में वह सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। इसी दौरान आर्थर और लड़कियां अपनी रिग्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। उसके तुरंत बाद क्रॉश की बॉडी से एक डार्क एनर्जी निकलती है और आगे की तरफ झपटती है। एक ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ उसे एहसास होता है कि उसका प्लान काम कर गया। वो पर्पल एनर्जी पूरी तरह से लॉर्ड आर्थर की बॉडी को घेर लेती है। उसका गोल सिर्फ एक ही था, उस ट्रेटर से रिग्रेशन एबिलिटी स्टील करना। लॉर्ड सरप्राइज्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या हमारे एमसी ने अब तक गिव अप नहीं किया। क्रॉश रिवील करता है कि उसने उसके साथ अनगिनत डिस्ट्रक्शंस झेले हैं और हर बार जब वो यूजलेस हो जाता था उसे पीछे छोड़ दिया जाता था। इसलिए वह उसे बताता है कि अब आर्थर की बारी है अबैंडन होने की। एक क्रेज्ड स्माइल के साथ वो मान लेता है कि शायद वह सच में पागल हो गया है। वह ब्लू नाइट की तरफ इशारा करता है और उसे याद दिलाता है कि दुनिया का रूइन होना तय है। वो जायंट नाइट ऊपर से अपनी कोल्ड और कैलकुलेटिंग गेज से सब कुछ देख रहा है। आर्थर क्रॉश की डिटर्मिनेशन और वो जो कर रहा है उसे देखकर टेरिफाइड हो जाता है। उसकी आईज फटी की फटी रह जाती हैं जब उसे उस बंदे के प्लान की मैडनेस समझ आती है। पर एमसी को उस ट्रेटर के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि क्योंकि आर्थर दुनिया को नहीं बचाएगा तो वो अगली लाइफ में खुद ये काम करेगा। इसी के साथ हमारा एमसी अपनी आंखें बंद करता है और रिग्रेशन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। उसे अपनी बॉडी में पावर महसूस होती है और उसका माइंड टाइम के पार जाने लगता है। अचानक वह अपनी आंखें खोलता है और सीनरी में आए इस अचानक बदलाव से स्टार्टल्ड रह जाता है। हमारा एमसी एक बहुत ही लग्जूरियस जगह पर एक बच्चे के रोने की आवाज के साथ जागता है। वह कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। आसपास देखने पर उसे एहसास होता है कि वह एक बहुत ही फैंसी और वेल डेकोरेटेड रूम में है। जगह जानी पहचानी लग रही है पर उसकी मेमोरी अभी भी थोड़ी जम्बल्ड है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो फिर से एक बच्चा बन गया है और उसी घर में है जहां वो रहता था। एक सिस्टम स्क्रीन कॉन्फर्म करती है कि रिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। वह अपने 13 साल के सेल्फ में वापस आ गया है। यहाँ हमें समझाया जाता है कि दुनिया का एरोजन एक ऐसा फेनोमेनॉन है जो सब कुछ तबाह कर देता है। इसके साथ एनवायरनमेंट बदल जाता है और दूसरी डायमेंशन की स्पीसीज दुनिया पर इन्वेड कर देती हैं। इन क्रीचर्स में कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। ये भयानक मॉन्स्टर्स अलग अलग शेप्स और साइजेस में दिखाई देते हैं। इन क्रीचर्स को वर्ल्ड इरोडर्स के नाम से जाना जाता है और ये बहुत डेंजरस है। इस वजह से आम इंसानों के पास कोई चांस नहीं होता और वे सिर्फ भाग सकते हैं या मदद के लिए पुकार सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस कांस्टेंट थ्रेट का डटकर मुकाबला करते हैं। वे इंसानियत को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए मैजिक और सॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन हीरोज ने दुनिया बचाने के लिए एपिक बैटल्स में अपनी जान दांव पर लगाई। इस एलीट ग्रुप को ब्लू स्काई जनरेशन कहा जाता है और हमारा एमसी इसका हिस्सा था। एक वीक बॉडी होने के बावजूद जो सिर्फ कर्सेस सील कर सकती थी, वह उस जनरेशन में शामिल हुआ। इस तरह उसे कर्सेस के लिए एक लाइटनिंग रॉड की तरह यूज किया गया और आखिर में उसे बिट्रे कर दिया गया। जैसे ही उसे अपनी उस मिजरेबल लाइफ की याद आती है, वह अपने बेड पर जाग जाता है। पूरी तरह कंफ्यूज होकर वो आसपास देखता है और उसे पहचान लेता है कि ये उसका पुराना रूम है। एमसी को मौसम का ये बदलाव स्ट्रेंज लगता है क्योंकि पहले सर्दी थी और अब हॉट समर है। वो उस जगह को पहचान लेता है कि ये एज्योर पाइन मैंशन है जहां वो बचपन में रहता था। इसका मतलब यह है कि आर्थर पर ब्लैक हुड यूज करने का उसका आखिरी गैम्बल काम कर गया। इस वजह से उसने सच में रिग्रेशन एबिलिटी स्टील कर ली। एमसी शॉक्ड तो है पर इस अनएक्सपेक्टेड आउटकम से उसे रिलीफ मिलता है। हालांकि उसे ताज्जुब होता है कि वह उस एबिलिटी को स्टील कैसे कर पाया। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्लैक हुड एक ऐसी स्किल है जिसे फ्रीली यूज किया जा सकता है। हालांकि दूसरी एबिलिटीज के मुकाबले इसमें एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लॉ कमी है। ब्लैक हुड से कुछ स्टील करने के लिए एक्टिवेशन पर बनने वाले एक लॉक को अनलॉक करना पड़ता है। ये लॉक इस आधार पर जनरेट होता है कि उसका ओनर उस चीज को कितनी वैल्यू देता है। यहां तक कि एक पत्थर को भी स्टील करना मुश्किल हो जाता है अगर उसका ओनर उसे कीमती समझे। इसलिए जो चीजें ओपोनेंट वैल्यू करता है, जैसे कि स्किल्स, उन्हें स्टील करना बहुत मुश्किल होता है। वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा कंडीशंस अपीयर होंगी और थेफ्ट उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। इस सब के साथ वह सोचता है कि उस पल आर्थर के साथ क्या चल रहा था। उसे याद आता है कि ब्लैक हुड एक्टिवेट तो हुआ था
पर उसे कोई लॉक अपीयर होता नहीं दिखा। लॉक का न होना ये मीन करता है कि आर्थर सच में उस स्किल से पीछा छुड़ाना चाहता था। हमारे एमसी को यकीन नहीं हो रहा कि किंग ऑफ हीरोज अपनी रिग्रेशन स्किल को ऐसे ही फेंक देगा। अतीत को याद करते हुए उसे एहसास होता है कि आर्थर कभी कभी अपनी एक स्ट्रेंज साइड दिखाता था। वो काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे दुनिया को बचाना कोई बहुत ही बोरिंग चोर हो। तबाही की कगार पर खड़ी दुनिया को बार बार अकेले जीना शायद उसकी सैनिटी को खत्म कर चुका था। इसलिए आर्थर के लिए रिग्रेशन किसी भयानक कर्स से कम नहीं थी। यही वजह थी कि वो अपनी मेमोरीज उन 3 लड़कियों को देकर आगे बढ़ना चाहता था, ताकि वे सब एक साथ रिग्रेस कर सकें और उसे फिर से पीछे छोड़ दें। तथ्य यह है कि वो ब्लैकहुड से उस स्किल को स्टील कर पाया। इसका मतलब कुछ बहुत भयानक है। इसका मतलब है कि आर्थर उस रूइंड वर्ल्ड में बिना अपनी मेन एबिलिटी के फंस गया था। वह ब्लू नाइट के मीटियर शावर की चपेट में आ गया होगा और यकीनन उसका एंड हो गया होगा। क्रोश कहता है कि उसने वो स्किल ले ली जिसे आर्थर इतनी बुरी तरह फेंकना चाहता था और उसे इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अपनी इनजस्टिस के बारे में सोचकर वह एक बिटर लैफ कड़वी हंसी हंसता है। एमसी को याद आता है कि उसे हमेशा ग्रुप से बाहर रखा गया। वे ऐसे एक्ट करते थे जैसे कर्सेस एब्जॉर्ब करना आसान हो और उसके सफरिंग को इग्नोर करते थे। उन्हें अपने टीममेट के दर्द की कभी कोई परवाह नहीं थी। गुस्से के आंसुओं के साथ उसे वो सारा ह्यूमिलिएशन याद आता है जिससे वह गुजरा था। इस वजह से वो आर्थर को कोसता है और कहता है कि उस हीरो के साथ जो हुआ वो उसका डिजर्व था। अतीत में वापस आकर वह मिरर में देखता है और उसे अपना यूथफुल अपीयरेंस, जवान चेहरा दिखता है। वो लगभग 10 साल का है, छोटा सा, पर अपनी उम्र के हिसाब से उसके मसल्स काफी डिसेंट हैं। यह रोजाना की ट्रेनिंग का रिजल्ट है जो उसने वॉलहाइम फैमिली में सर्वाइव करने के लिए की थी। फिर उसे एहसास होता है कि वह प्रूविंग सेरेमोनी के तुरंत बाद वाले समय में है। इस सेरेमोनी में परिवार के हर मेंबर की किस्मत का फैसला होता है। कॉन्ट्रैक्टर जितना बेहतरीन होगा उसे चुनने वाले गॉड का लेवल उतना ही हाई होगा। पर हमारा एमसी एक एक्सेप्शन था और कोई टैलेंट न होने की वजह से किसी गॉड ने उसे नहीं चुना। नतीजतन उसे परिवार के मेन हाउस से बाहर निकाल दिया गया और उसे एजर पाइन मैंशन भेज दिया गया जो फेलियर्स के लिए एक जगह थी। अब वह जो परिवार का सबसे बड़ा फेलियर है इस नफरत भरी जगह पर वापस आ गया है। हालांकि अब वह इकलौता है जिसे दुनिया के अंत के बारे में पता है, एक ऐसा अंत जिसे पावरफुल ब्लू स्काई जनरेशन भी नहीं रोक पाई थी। खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोचता है कि क्या वह दुनिया के अंत को रोक सकता है। उसे आने वाली तबाही और मॉन्स्टर्स का एक डार्क विजन दिखाई देता है। गुस्से में वह खिड़की पर मुक्का मारता है और तय करता है कि वो बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। बात यह नहीं है कि वह कर सकता है या नहीं, उसे इसे रोकना ही होगा क्योंकि उसने इसके लिए बहुत फाइट की है। आखिरकार अगर दुनिया डिस्ट्रॉय हुई तो वो भी साथ में खत्म हो जाएगा। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ उसे पता है कि लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह डिस्ट्रक्शन को रोकने का फर्स्ट स्टेप अभी से शुरू होता है। अचानक एक आवाज उसे यंग मास्टर बुलाती है और एक ओल्ड बटलर अपीयर होता है। हमारा एमसी एरियोडो को देखकर खुश होता है और एहसास करता है कि वह अभी भी अलाइव है। एरियोडो हवेली का इकलौता बटलर था और उसने उसका ख्याल रखा था। भले ही वो एक फेलियर था, पर उसे याद आता है कि एरियोडो ही वो था जिसने अपने भाई के कहने पर उसे पॉइजन दिया था। एक क्रेज्ड लुक के साथ वो सोचता है कि बुढ़े का पॉइजन यूज करने का क्या प्लान है। यही वो बटलर था जिसने 14 साल की उम्र में उसे जहर पिलाया था और उसे बिट्रेयल का पहला सबक सिखाया था। वहां से उसे कई और लोगों की याद आती है जिन्होंने उसे बिट्रे किया था। यहां तक कि उसके अपने परिवार वाले भी उससे नफरत करते थे और उसे एक नोबडी की तरह ट्रीट करते थे। 2 आदमी एक महज 15 साल की लड़की की स्ट्रेंथ देखकर शॉक्ड रह जाते हैं जो नाइट्स को हरा रही है। ये शार्लेट वॉलहाइम है, हमारे एमसी की सौतेली बहन और एक असली सॉर्ड सेंट। वे दोनों आदमी उसके टैलेंट पर कमेंट करते हैं जो 1000 साल में एक बार दिखता है। इसी बीच दूसरा सौतेला भाई बेरोकन वॉलहाइम उस लड़की की तारीफों से काफी अनॉयड लग रहा है। उसकी आंखों में नफरत झलक रही है और वह कसम खाता है कि वह उसकी पूरी ब्लड लाइन को एनिहिलेट कर देगा। पर उसे पता है कि शार्लेट बहुत बड़ा रिस्क है और उसकी माँ भी बहुत पावरफुल है, इसलिए उसके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, परिवार का वह यूजलेस फेलियर। वो तय करता है कि वह अपने प्लान की शुरुआत सबसे पहले एमसी को रास्ते से हटाकर करेगा। बेरोकन आर्योदो से बात करता है और कहता है कि क्रोश की वजह से उस बटलर का रास्ता भी बंद है। वह उसे पॉइजन ऑफर करता है और बदले में एरियोडो की बेटी की परेशानियां और उसके डेट्स खत्म करने का वादा करता है। बटलर हेजिटेट करता है और कहता है कि उसने क्रोश को बेटे की तरह पाला है और वो ऐसा नहीं कर सकता। एक कोल्ड वॉइस में बेरोकन बस आर्योडो का नाम लेता है उसे प्रेशर करने के लिए। वो फिर पूछता है कि क्या बटलर अपनी बेटी के बजाय किसी और के बच्चे को चुनेगा। इस इम्पॉसिबल चॉइस के सामने आर्योडो के पास एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता और इस तरह बटलर एमसी के खाने में पॉइजन मिला देता है, उसकी किस्मत पर मुहर लगाते हुए। बटलर का हाथ कांप रहा है जब वो इस काम को करने की तैयारी करता है। हमारा एमसी शॉक में आर्योडो को देखता है जो इंजर्ड है और उसकी बाहों में है। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ के साथ आर्योडो उस यंग मास्टर से माफी मांगता है जिससे वो इतना प्यार करता था। उसे उस लड़के को बिट्रे करने का पछतावा है जिसे वो अपना बेटा मानता था। उसके तुरंत बाद उसका हाथ लाइफलेसली जमीन पर गिर जाता है और उसका सफर यहीं खत्म होता है। डेवस्टेट होकर हमारा एमसी सोचता है कि उसने इतना सफरिंग डिजर्व करने के लिए क्या किया था। रियलिटी में आर्योडो उस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खुद वो पॉइजन स्ट्यू खा लिया था। प्रेजेंट में वापस आकर क्रॉश बटलर का सामना करता है जो अनजान बनने का नाटक कर रहा है।
पर लड़का पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा। उसे एहसास होता है कि वो बटलर को फिर से कॉर्नर कर रहा है, इसलिए वो टैक्टिक्स बदलने का फैसला करता है। एमसी कहता है कि अगर वो एक फेलियर न होता तो आरियोडो को कभी ऐसा ऑर्डर नहीं मिलता। आरियोडो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि लड़का उस पर रोएगा या गुस्सा करेगा। हालांकि यंग मास्टर का रिएक्शन उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। के बजाय क्रॉश उसे अपने पीछे आने को कहता है, जिससे बटलर काफी सरप्राइज रह जाता है। एमसी फिर एक बिजारे ऑर्डर देता है और आरियोडो को दीवार काटने के लिए कहता है। क्रोश बटलर को चैलेंज करता है कि दीवार काटना उसके लिए आसान होना चाहिए और आरियोडो तुरंत मान जाता है। बिना किसी हेजिटेशन के आरियोडो अपनी पूरी माइट के साथ दीवार पर स्ट्राइक करने की पोजीशन लेता है। उसके बाद वह एक जायंट स्वॉर्ड निकालता है जो एक इंटेंस पर्पल ऑरा के साथ चमक रही है। वो वेपन बहुत पावरफुल लग रहा था और आने वाले अटैक के लिए पूरी तरह रेडी था। एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ वो लाइब्रेरी की दीवार पर एक प्रिसाइज स्लैश मारता है। रिजल्ट ये निकलता है कि एक परफेक्ट होल बन जाता है जो एक सीक्रेट पैसेज रिवील करता है और क्रॉश उस कट की तारीफ करता है। आरियोडो उस सीक्रेट पैसेज को देखकर शॉक्ड रह जाता है, जबकि हमारा एमसी उसे अच्छे काम के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बटलर उस लड़के को घूरता है और सोचता है कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था। उसे एहसास होता है कि यंग मास्टर कल के मुकाबले आज बिल्कुल बदल चुके हैं। भाई, वह लड़का एक लॉक्ड डोर के सामने जाकर रुक जाता है और बटलर बेचारा सोच में पड़ गया कि भाई आखिर यहाँ क्या सीन चल रहा है। हमारा एमसी उस डोर को घूरते हुए कहता है कि भाई उसे पुराने दिन याद दिलाने की मिस्टेक मत करना। उसे याद आता है कि एक भयानक फायर के बाद यहाँ का सब कुछ एशेस में बदल गया था, पर इस बार सीन अलग है। वह टाइम ट्रैवल करके उस डिजास्टर के होने से पहले ही वापस पहुंच गया है। सब देखकर बटलर कहता है कि वो चेन्स को काट देता है, पर क्रॉश उसे साफ मना कर देता है। भाई, इस बार वह अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो अपनी एबिलिटी ब्लैकहुड को एक्टिवेट करता है। तभी क्रॉश के अंदर से डरावनी शैडोज निकलती हैं और उस डोर के लॉक को जैसे निगलने के लिए झपटती हैं। पलक झपकते ही वो चेन्स और लॉक पूरी तरह ब्रेक हो जाते हैं और भाई बटलर की तो फटके हाथ में आ जाती है। हमारा एमसी उस लॉक को नीचे फेंक देता है और आरियोडो उससे पूछता है कि क्या उसने किसी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्रोश मन में सोचता है कि स्टोरी के इस पॉइंट पर उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वह झूठ बोल देता है कि उसने एक माइनर गॉड के साथ पैक्ट किया है और आरियोडो ये बात उसके फादर को बता सकता है। यंग मास्टर का ये जवाब सुनकर बटलर पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। आरियोडो को याद आता है कि कल तक तो इस लड़के की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने जीने की विल खो दी हो। उसे लगता है कि गॉड के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट ने लड़के को रातों रात बदल दिया है और अब उसके पास नई स्किल्स आ गई हैं। उसे लगता है कि क्रॉश की रगों में भी उस जीनियस शार्लेट जैसा ही खून है और अब इसमें भी पोटेंशियल है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ आरियोडो अपने दांत पीसता है, जैसे उसने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया हो। थोड़ी देर बाद बटलर यंग मास्टर को आवाज देता है ताकि उसका अटेंशन पा सके। वह बाव करते हुए स्वेयर करता है कि जब तक लड़का अपना काम पूरा नहीं कर लेता वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। हमारा एमसी समझ जाता है कि यह रिग्रेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसके एक्शंस बदल गए हैं, इसलिए आरियोडो का बिहेवियर भी बदल रहा है। पर उसे उस आरियोडो की याद अभी भी सता रही है जिसने उसे बिट्रे किया था और उसकी बाहों में दम तोड़ा था। क्रोश सोचता है कि क्या आर्थर ने उसे जानबूझकर स्किल स्टील करने दी और फिर वो आरियोडो की लॉयल्टी पक्की करने का एक प्लान बनाता है। वह तय करता है कि यहाँ रहते हुए सबसे अच्छा यही होगा कि वह अपने पॉन्स की गिनती बढ़ा ले। हमारा एमसी आरियोडो से कहता है कि जो करना है करो, उसकी डॉटर के ट्रीटमेंट के बारे में वह बाद में सोचेगा। फिलहाल वह साड़ कर देता है कि उसकी टॉप प्रायोरिटी वह सीक्रेट लाइब्रेरी है। तभी वो डोर एक तेज ग्लो के साथ खुलता है और अंदर का नजारा सामने आता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सीन देखकर वो पूरी तरह शॉक था। उस लाइब्रेरी के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी का धमाका होता है जो लड़के को पीछे धकेल देता है। वो हांफने लगता है और उसे कोल्ड स्वेट आने लगता है। उस इमेंस पावर का प्रेशर ही इतना ज्यादा था। उसने बहुत सारे कर्सेस देखे थे, पर ये वाला उसे चिल्स दे रहा था और उसे यकीन हो गया कि उसका मैनुअल यहीं है। दोनों शेल्फ्स की तरफ देखते हैं और उन्हें एक बुक से निकलती हुई एक सिनिस्टर फायरी ऑरा दिखाई देती है। अगले ही पल उसे सही बुक मिल जाती है और एक स्माइल के साथ वो कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। ये एज़्योर पाइन पेविलियन की सीक्रेट लाइब्रेरी है जहां नाकाम एंसेस्टर्स की मेमोरीज रखी जाती हैं। ये कोई स्किल्स नहीं है, बल्कि उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने मैक्सिमम पावर पाने के लिए ये मैनुअल्स लिखे थे। शुरुआत में यहाँ कोई भी आ सकता था, पर एक इंसान की वजह से ये जगह एक सीक्रेट बन गई। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वालिस द मैरिशाइम था, जो इस फैमिली का सबसे खूंखार एंसेस्टर था। वालिस को वॉलहाइम फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता था, पर एरोजन की वजह से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन गया। हमारा एमसी अपने दांत पीसता है क्योंकि यह सीक्रेट मैनुअल उसी फेलियर ने पीछे छोड़ा था। एक स्माइल के साथ वो बुक उठाता है और कहता है कि थोड़ा वक्त लगा, पर अब ये मैनुअल उसका है। अब पूरा नाम डमारिस वॉलहाइम था, जो सबसे पावरफुल एंसेस्टर था। वो फैमिली हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर भी था और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर भी। उसके समय में दुनिया के बड़े बड़े मागिस ने उसकी इमेंस पावर को चैलेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन भाई उसने बिना किसी एफर्ट के सिर्फ एक हाथ से उनके मैजिक को तबाह कर दिया। एक सैडिस्टिक स्माइल के साथ उसने अपने सभी ओपोनेंट्स को बड़े आराम से धूल चटा दी। का एक विक्टिम नीचे गिरा पड़ा है और यह साड़ है कि उसे कोई नहीं रोक सकता था। उसकी सीक्रेट टेक्निक को एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन के नाम से जाना जाता था। एरोजन को एब्जॉर्ब करके
वो मैडनेस की एक सीक्रेट टेक्निक के जरिए उसकी पावर को इस्तेमाल करता था। क्रोश उस बुक को पकड़कर सोचता है कि क्या दमारिस उस एरोजन को कंट्रोल न कर पाने की वजह से पागल हो गया था। उसे याद आता है कि जब उस पर कर्स लगा था तब उसने उसे कमजोर करने के लिए ब्लैक हुड का इस्तेमाल किया था। हाथ में बुक आते ही उसे समझ आता है कि वह यही प्रिंसिपल उस ब्लड पॉइजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। आइडिया यह है कि एक ऐसा कर्स स्टील किया जाए जो आउटबर्स्ट को रोक सके और उससे दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। इससे दो अपोजिंग फोर्सेस के बीच एक भयंकर कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती है। वहां से इस फ्यूजन की वजह से एक नई एनर्जी निकलती है जो कुछ एकदम नया क्रिएट करती है। हमारा एमसी समझ जाता है कि इस मेथड से वो डमारिस जितना स्ट्रांग बन सकता है। फिर वो आरियोडो की तरफ मुड़ता है और उसे अपने अगले ऑर्डर्स देने के लिए आवाज देता है। वो ऑर्डर देता है कि आज के बाद कोई भी किसी भी हाल में एजरपाइन मैंशन के अंदर नहीं आएगा। बटलर बिना किसी सवाल के उस ऑर्डर को मान लेता है और उसे पूरा करने के लिए निकल जाता है। एरियोडो तय करता है कि वो बारोकिन के प्रपोजल को ठुकराकर यंग मास्टर का एहसान चुकाएगा। फिरकार अब से उसका असली मास्टर सिर्फ यंग क्रॉश है। तो दूसरी तरफ जब बारोकिन को पता चलता है कि आरियोडो ने मना कर दिया है तो वह गुस्से में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो जीनियस शार्ला के बारे में एक न्यूज़पेपर देखता है और चिढ़ते हुए कहता है कि वो फेलियर उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो शार्लेट की मां के खून को दोष देता है कि उसने उसकी बहन लिलिश के साथ वाली लिनिएज में दखल दिया है। लिलिश नाम की उस औरत की आंखों में भी बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से बोरोकिन गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। अचानक पीछे से एक सर्वेंट आता है और पूछता है कि क्या मास्टर बोरोकिन ने उसे बुलाया है। बोरोकिन उस सर्वेंट को हवेली भेजता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर बटलर का मन कैसे बदल गया। सर्वेंट वापस आता है और कहता है कि वो अंदर नहीं जा पाया, जिससे बोरोकिन काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है। बताता है कि यंग मास्टर के बटलर ने एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया है और वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। बोरोकिन ये सुनकर आग बबूला हो जाता है कि वह बटलर परिवार के मुखिया को भी अंदर नहीं आने देगा। वो क्रोश को एरोगेंट फेलियर कहते हुए कोसता है, जबकि हमारा एमसी एक पर्पल ऑरा के बीच मेडिटेट कर रहा है। लड़का अपनी ट्रेनिंग पर पूरी तरह फोकस है ताकि वो और स्ट्रांग बन सके। एक पंच के साथ वो पावर महसूस करता है और सोचता है कि क्या उसने एक्सपर्ट लेवल पा लिया है। ऑरा के कई रियलम्स होते हैं। पहला यूजर लेवल है जहां इंसान बेसिक्स सीखता है। दूसरा एक्सपर्ट लेवल है जो एक जीनियस और आम इंसान के बीच का असली डिफरेंस है। वह सोचता है कि शार्लेट जो उससे सिर्फ 2 साल बड़ी है वो पहले से ही ऑरा मास्टर बनने वाली है। इतना मॉन्स्टर टैलेंट होने के बावजूद वो उस डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक पाई थी। दुनिया की उस रूइन के सामने वह लड़की पूरी तरह पावरलेस थी और कुछ नहीं कर सकी। खुद को अपनी बहन से कंपेयर करता है और सोचता है कि क्या इस रेट से वो दुनिया बचा पाएगा। हमारा एमसी सोच में डूब जाता है और एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ फर्श की तरफ देखने लगता है। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो कहती है कि बिना ट्राई किए तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। वह खुद को दिलासा देता है क्योंकि रिग्रेशन से पहले तो वो कर्स की वजह से ऑरा तक इस्तेमाल नहीं कर पाता था, पर अब सीन अलग है। भले ही वह शार्लेट जैसा ना हो, पर वह उस सीक्रेट मैनुअल से बहुत ग्रो कर सकता है। एक डिटर्मिन्ड स्माइल के साथ वह खुद से वादा करता है कि वह और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। उसके सामने उसके फ्यूचर सेल्फ की एक विजन आती है और वो कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। अरियोटो एक टावल लेकर आता है और उसे एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। एमसी वो टावल ले लेता है और कहता है कि इसमें इतना शोर मचाने वाली कोई बात नहीं है। खुद को सुखाते हुए वो बटलर से पूछता है कि वो वहां किस लिए वेट कर रहा था। बटलर झुककर बताता है कि उसकी फियांसे लेडी बियांका हार्डनहार्ट हवेली आ चुकी है। ये सुनते ही हमारा एमसी पूरी तरह शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाता है। उसे याद आता है कि फ्यूचर में उसे बियांका द व्हाइट डीमन के नाम से जाना जाता था, जिससे सब डरते थे। वह एरोडर्स की लीडर बनी थी और उसने हेवेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धाओं में से एक को हराया था, पर अभी वो सिर्फ हार्डनहार्ट फैमिली की सबसे छोटी बेटी है, एक आम सी लड़की। उस लड़की को गेट पर देखकर उसे समझ आता है कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज है। यह एक ऐसी डील है जहां वॉलहाइम फैमिली एक बेकार इंसान से पीछा छुड़ाकर नॉर्थ के साथ अलायंस बना रही है। एक स्माइल के साथ एमसी सोचता है कि उन दोनों का इस्तेमाल उनके परिवार अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं। उसे असल में बियांका से कुछ डिस्कस करना था और वो सरप्राइज्ड है कि वो खुद उसके पास आई है। बियांका हार्डनहार्ट उस परिवार की सबसे छोटी बेटी है जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर राज करता है। अपनी माँ के कर्स के असर की वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ पैदा हुई थी। अपने जन्म के वक्त से ही बियांका पर स्नोडॉल नाम का एक कर्स था। यह कर्स उसकी सोल तक पहुंच गया था, इसलिए इसे नॉर्मल मेथड से नहीं तोड़ा जा सकता था। एक कर्स चाइल्ड होने के नाते जिसकी पैदाइश के लिए उसकी माँ की जान गई, उसकी सिचुएशन काफी दुखद थी। इस वजह से बियांका के साथ उसके अपने परिवार में बहुत कोल्ड बर्ताव किया जाता था। यह सोचते हुए हमारा एमसी सोचता है कि क्या वो लड़की किसी वजह से उससे हेट करती थी। वह उम्मीद करता है कि इससे उसका कर्स स्टील करने वाला प्लान खराब ना हो जाए। आखिरकार वह स्नोडॉल ही वो कर्स है जिसकी मदद से वो एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को कंट्रोल कर सकता है। हमारा एमसी अपनी ट्रेनिंग का पसीना पोंछते हुए बटलर को थैंक्स कहता है। वो आरियोडो से कहता है कि लड़की को हवेली के अंदर ले आओ और उसे थोड़ा वेट करने को कहो। तभी 5 महीने पुरानी एक मेमोरी सामने आती है जहां क्रॉश बियांका के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है। वह उस पर चिल्लाया था और उसे बाहर जाने को कहा था, यह कहकर कि उसे सिर्फ उसके परिवार की पावर में इंटरेस्ट है। इस ह्यूमिलिएशन के बाद लड़की के चेहरे पर एक उदास पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन था। बिना एक शब्द कहे वह बस मुड़ती है और कमरे से बाहर चली जाती है। बियांका मन में सोचती है कि वो यहाँ इसलिए नहीं आई
क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी। एक फ्लैशबैक में उसका बाप कहता है कि परिवार को बचाने के लिए उसे एक वॉलहाइम से शादी करनी ही होगी। वह उसकी ठुड्डी पकड़ता है और बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटिंग तरीके से उसका नाम पुकारता है। लड़की जानती है कि उसके घर की फेट उसी पर टिकी है और उसे कुछ भी करना पड़ेगा। अगर ये अरेंज मैरिज ना होती तो वह क्रॉस जैसे सिनिकल लूजर के मुंह भी न लगती। वो लड़की अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लेती है, जिससे उसका फ्रस्ट्रेशन और एंगर साढ़ दिखता है। इस वजह से वह तय करती है कि वह इस एंगेजमेंट को रिजेक्ट करेगी, न कि वो लड़का। प्रेजेंट में वापस आते ही हमारे एमसी को याद आता है कि वो कितना बड़ा जर्क था और वो धीरे से ऊप्स कहता है। एक स्माइल के साथ वो हॉट टी के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो मेड से इस बारे में बात करेगा। बियांका लड़के के इस अचानक बदले हुए एटीट्यूड को देखकर पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। हमारा एमसी उसे गार्डन में टहलने के लिए इनवाइट करता है ताकि वह थोड़ा रिलैक्स कर सके। वह आरियोटो से मैकेडेमिया कुकीज लाने को कहता है और लड़की खामोशी से उसके पीछे चलने लगती है। क्रोश कहता है कि उसकी जर्नी काफी लंबी रही होगी और अब उन्हें अक्सर एक दूसरे से मिलना चाहिए। बियांका कहती है कि उसके जैसे इंसान के लिए उसकी आवाज एक फियांसे से ज्यादा किसी सुपीरियर की तरह लग रही है। लड़की बिना कुछ कहे उसे एक सीरियस और सस्पिशियस नजर से घूरती रहती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा है और उसने कभी नहीं कहा था कि उसे कुकीज पसंद है। इसी बीच क्रॉश बगीचे की खूबसूरती देख रहा होता है और लड़की एक सवाल पूछना शुरू करती है। वह उससे सीधे पूछती है कि क्या वह सच में असली क्रॉश है। वे दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए घूरते हैं और उनके बीच का एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो जाता है। हमारा एमसी हाथ बढ़ाकर लड़की के बालों को छूता है, जिससे वह थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। एक सिनिस्टर ऑरा के साथ वो पूछता है कि क्या वो पहले से इतना अलग लग रहा है। बियांका उसके अंदर से निकलती हुई इंटेंस ब्लड लस्ट को महसूस करके पूरी तरह डर जाती है। डर के मारे वह तुरंत माफी मांगती है, जबकि एमसी को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। वह सोचता है कि उसकी मेमोरीज उलझी हुई हैं, पर एक चीज वो कभी नहीं भूला। उसे जो अच्छी तरह याद है वो है बियांका के चेहरे का वो एक्सप्रेशन। यह वही चेहरा था जो उसका तब था जब उसका नॉर्थ सी पैविलियन में अंत हुआ था। हालात को देखते हुए वह एक बहाना बनाता है और कहता है कि उसने एक गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बियांका उस बात पर यकीन कर लेती है और एमसी को इस बड़ी कामयाबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। हमारा एमसी मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि उसके पास बियांका के लिए एक प्रपोजल है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। लड़की को लगता है कि वो इस एंगेजमेंट को अन्नुल करने के लिए कहने वाला है, जिससे वो लड़का उस आइडिया पर थोड़ा चिढ़ जाता है। वह माफी मांगता है और कहता है कि वो समझ सकता है अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहती, पर बियांका को वह बहुत इनसिक्योर लगता है। एक डार्क लुक के साथ लड़की उसे घूरती है और कहती है कि वह उसकी फियांसे है। उसके तुरंत बाद वो पूरे यकीन के साथ कहती है कि यह किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। हमारा एमसी भावुक हो जाता है और सोचता है कि उसने आखिरी बार ऐसे सच्चे शब्द कब सुने थे। तो वह खुद को संभालता है और कहता है कि अपनी नई अवेकेंड एबिलिटी के साथ वो कुछ कर सकता है। एक स्माइल के साथ वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बताता है कि वह उसका स्नो डॉल कर्स लेना चाहता है। लड़की शॉक्ड रह जाती है और उसे याद आता है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उसका कर्स नहीं हटा पाए थे। वो पूछती है कि क्या वो सच में कर्स लेने वाला है और वो हां कहता है, और क्या वह बदले में एंगेजमेंट भी एनुल कर सकता है। बियांका को लगता है कि क्योंकि वो एक फेलियर है, इसलिए उसके अपने परिवार के साथ प्रॉब्लम्स होंगे। इस वजह से उसे लगता है कि वो सब कुछ से इतना थक चुका है कि वह अपनी फीलिंग्स को मिटाना चाहता है। लड़की फिक्रमंद हो जाती है और सोचती है कि क्या लड़के को कोई मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। उसे एक मेज की बात याद आती है कि जब कोई अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है तो उसका दिमाग बीमार हो जाता है। उस मेज ने समझाया था कि वो इंसान शायद कोई और बन जाए या खुद के खिलाफ ही कुछ कर ले। लड़की को याद आता है कि मेज ने कहा था कि ये पल डेंजरस होते हैं और अंत की निशानी है। उसने उसे उस इंसान के साथ रहने की सलाह दी थी और इसी वजह से वो उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है। बियांका कहती है कि वो इससे बाहर निकल आएगा और उसे अपनी इमोशंस कंट्रोल करने के लिए किसी कर्स की जरूरत नहीं है। एमसी पूरी तरह कॉन्फ्यूज्ड है और कहता है कि वह चीजों को गलत समझ रही है। वो चेतावनी देती है कि वह अक्सर उससे मिलने आएगी और वो पूछता है कि क्यों, क्योंकि वो तो उससे हेट करती है। लड़की कहती है कि वह किसी को खतरे में नहीं छोड़ सकती और उसे एहसास होता है कि उसने नफरत करने वाली बात से इनकार नहीं किया। हमारा एमसी समझ जाता है कि वह बहुत स्टबर्न है, पर उसने सब कुछ गलत समझ लिया है। क्योंकि वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगी, वो कर्स स्टील करने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसकी लॉकबॉट स्किल एक्टिवेट होती है और एक पर्पल एनर्जी उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेती है। वहां से उसके हाथों में एक पावरफुल एनर्जी दिखाई देती है और वो सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार करती है। उसके साथ ही एक अनलॉक्ड कंडीशन सामने आती है और हमारे एमसी को एक बड़ा शॉक लगता है। बस स्टील करने की कंडीशन काफी आसान है, बियांका का दोस्त बनना। उसे एहसास होता है कि यह एक डबल लॉक है और वो कर्स जन्म से ही उसका हिस्सा है। वह सोचता है कि उसका दोस्त बनना फियांसे बनने से भी मुश्किल है, क्योंकि उस लड़की के कोई इमोशंस नहीं है। इसलिए वह उसे करीब रखेगा ताकि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रोक सके और कोई ओपनिंग ढूंढ सके। उसे लगता है कि वह उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी रोक लेगा और कर्स भी ले लेगा, यानी एक पंथ दो काज। इस वजह से सबसे सही यही है कि उसकी बात सुनी जाए और वह मान जाता है कि उसे उससे अक्सर मिलना अच्छा लगेगा। लड़की कहती है कि वह पहले अपने पिता से बात करेगी और फिर वापस आएगी। वो उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि तब तक वो सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ेगा और अब चीजें बहुत बिजी होने वाली हैं। अगले दिन वो देखता है कि बक्सों से भरी एक कार्ट हवेली पर पहुंचती है। वह कार्ट मुख्य गेट के ठीक सामने रुकती है
और कई आदमी सामान अनलोड करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक आवाज उसे ग्रीट करती है, जिससे हमारा एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है। वह बियांका है, जो कहती है कि उसने आज से ही यहाँ रहने का फैसला किया है। हमारा एमसी यह सुनकर कि वो यहाँ शिफ्ट हो रही है, पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। कुछ समय बाद वह जागता है और उसे एहसास होता है कि कोई उसके बगल में सो रहा है। वो देखता है कि वो बियांका है, जो बड़े आराम से सो रही है और उसके बेड पर थोड़ी ड्रूलिंग भी कर रही है। लड़का सोचता है कि क्या वो फिर से यहाँ सो रही है, जैसे ये उसकी हैबिट बन गई हो। इसी के साथ वह जम्हाई लेता है और वॉर्न करता है कि अगर लोगों ने उसे यहाँ देखा तो वे गलत मतलब निकालेंगे। बियांका जागती है, उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है, जिससे लड़का काफी अनॉयड हो जाता है। उसके बाद से वह अपनी नई डार्क एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह ट्रेनिंग पर फोकस करता है। हमारा एमसी याद करता है कि बियांका को उसके साथ रहने आए। अब कुछ महीने बीत चुके हैं। उसे वह दिन याद है जब वह लड़की आई थी और उसने अनाउंस किया था कि अब से वह यहीं रहेगी। भाई, वो उसकी न्यूज सुनकर एकदम शॉक्ड रह गया, जिसमें उसे उस लड़की की अच्छी केयर करने को कहा गया था। उसने पूछा कि क्या वो पहले ही मूव इन कर चुकी है, और लड़की ने बताया कि उसकी फैमिली ने तुरंत परमिशन दे दी। थोड़ा वरीड होकर उसने पूछा कि सिर्फ 12 साल की एज में अपनी फैमिली से इतनी दूर क्या वो ठीक रहेगी। उसे रियलाइज हुआ कि क्योंकि उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, इसलिए अपनी फैमिली की एब्सेंस का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। तो उसने सोचा कि ये उनके लिए फ्रेंड्स बनने के लिए एक अच्छी कंडीशन हो सकती है। दिन के दौरान उसे एहसास होता है कि टाइम बहुत तेजी से निकल गया है और साल जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब था कि ला हेलेन एकेडमी की ओपनिंग अब करीब आ रही है। रिग्रेशन से पहले यही वो एकेडमी थी जिसने ब्लू स्काई जनरेशन के मेंबर्स को ट्रेन किया था। जैसे ही उसे अपने पुराने कंपेनियंस याद आते हैं, वो गुस्से से अपने दांत पीसता है। एक शातिर स्माइल के साथ वो कहता है कि वो उनकी वीकनेसेस जानता है और उनकी स्किल्स चुरा सकता है। अगले साल वो 14 का हो जाएगा, इसलिए उसके पास स्ट्रॉन्गर बनने के लिए पूरा 1 साल है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका टैलेंट अब एक लिमिट पर पहुंच रहा है। इस वजह से वो सोचता है कि क्या इन मैनुअल्स के साथ वो बस बिगिनर लेवल तक ही अचीव कर सकता है। इस बैरियर को तोड़ने के लिए उसे बियांका का कर्स चुराना होगा और ब्लड पॉइजन को मास्टर करना होगा। अपने रूम से निकलते ही वह उसे वहां बैठा हुआ पाता है और पूछता है कि क्या वह फिर से उसका वेट कर रही थी। लड़की हाँ में जवाब देती है और कहती है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, जिससे आरएमसी थोड़ा टेंस हो जाता है। गर्मियों से वह एक छोटी बर्ड की तरह हर जगह है, यहां तक कि बाथरूम तक उसका पीछा कर रही है। आरएमसी सोचता है कि आखिर कब वो उसे एक फ्रेंड के रूप में देखना शुरू करेगी। वह उसे बाहर जाकर प्ले करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन आरियोडो उसे यंग मास्टर कहकर इंटरप्ट करता है। बटलर अनाउंस करता है कि स्टार सैंक्चुअरी से एक इनविटेशन आया है और लड़का क्यूरियस हो जाता है। ये माइनर्स के लिए एक पार्टी का नाम है जो फ्रेंडशिप्स बनाने के लिए साल में एक बार होती है। क्रोश को इवेंट याद आता है और वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए बटलर को थैंक्स कहता है। वह सोचता है कि रिग्रेशन से पहले वो एक रिक्लूज था, इसलिए उसकी मेमोरीज थोड़ी वेग हैं। एक सीरियस लुक के साथ वो सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे यकीन है कि उसका भाई वहां होगा और फैसला करता है कि वो जाएगा ताकि एरियोडो को फिर से मैनिपुलेट न किया जा सके। एमसी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और बियांका कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। बटलर वॉर्न करता है कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स निश्चित रूप से उसकी बहुत क्रिटिसिज्म करेंगे। आरएमसी कहता है कि वो भी एक टारगेट हो सकती है और सजेस्ट करता है कि शायद बेहतर होगा अगर वो ना जाए। लेकिन बियांका पीछे रहने से इनकार कर देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ जाएगी। आखिरकार वह अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहती है कि अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना एक फियांची की ड्यूटी है। आरएमसी उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि उसने फियांची के तौर पर नहीं, बल्कि ये पूछा कि वो क्या फील करती है। लड़की एक थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती है और फिर से उसकी आंखों में वो दया का भाव नोटिस करती है। वह सोचती है कि पिछले कुछ महीनों में लड़का उसके प्रति अजीब तरह से काइंड रहा है। वो हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट करता है, चाहे ये पूछना हो कि वो क्या खाना चाहती है या उसे ढकना ताकि उसे ठंड न लगे। ये वार्मथ उसे कंफर्ट देती है, क्योंकि उसके अपने घर में कभी भी उसके साथ इतनी केयर से व्यवहार नहीं किया गया था। उसकी काइंडनेस इतनी ज्यादा थी कि अब उसे उसके बारे में अपना टेरेबल फर्स्ट इंप्रेशन भी याद नहीं है। ये देखते हुए वो उसकी ओर देखती है और फर्मली कहती है कि अब वो उसे डिसलाइक नहीं करती और वो जा रही है। बियांका कहती है कि ये एक फियांसे के रूप में नहीं, बल्कि उसकी अपनी फ्री विल है, जिससे लड़का शॉक्ड रह जाता है, पूरी तरह से स्पीचलेस। वह बस उसके डिसीजन से एग्री कर लेता है, ये जाने बिना कि क्या कहना है। जल्द ही एक कैरेज एक विशाल हॉल के पास पहुंचती है और वो पूछता है कि क्या ये गैरी हॉल है। जब बियांका उसकी गोद में सो रही होती है तो वो सोचता है कि क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि वे इतनी फेमस जगह रेंट पर ले सकें। आखिरकार नोबल्स का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि वे आम लोगों की जगह वर्ल्ड के इरोजन के खिलाफ फाइट करते हैं। हालांकि वह सवाल करता है कि जो लोग सिर्फ पार्टीज की परवाह करते हैं, क्या वे वाकई स्टारिन का फ्यूचर हैं। आरएमसी सोचता है कि उसे शक है कि स्टार सैंक्चुअरी में कोई डिसेंट लोग होंगे। एक पल बाद एक अनाउंसर बताता है कि लॉर्ड क्रॉश और लेडी बियांका अभी अभी हॉल में पहुंचे हैं। लोग गॉसिप करना शुरू कर देते हैं कि कैसे नॉर्थ की ब्यूटी वॉलहाइम फैमिली के फेलियर पर वेस्ट हो गई। राश को इन फेक और चापलूस नोबल्स के साथ मिंगल करने में बहुत अनॉयंस होती है। अचानक कैट ईयर्स वाला एक लड़का नोटिस करता है कि वॉलहाइम फैमिली से कोई इंटरेस्टिंग व्यक्ति पार्टी में आया है। वह अपने साथियों से कमेंट करता है कि वहां मौजूद दूसरों के विपरीत यहाँ असली नोबल्स भी मौजूद हैं। ये है बारक हॉगमा, द टाइगर बॉय, जो ब्लू स्काई जनरेशन का फ्यूचर मेंबर है। उसके बगल में है एल्फेन एमिलिया द मैगबी अपनी इंटेंस रेड आइज के साथ। और आखिर में हमारे पास है
एनएक्स ग्लेजर, द वुडन बॉ, जो स्टैरन के 3 हीरोज में से एक बनेगा। हमारा एमसी उस ट्रियो की नजर को नोटिस करता है और सोचता है कि वे उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। उसे जल्द ही याद आता है कि शार्लेट पिछली पार्टी में ब्रैग कर रही थी कि उसे कोई डिफीट नहीं कर सकता। उसकी बहन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और स्टार सैंक्चुअरी को एक पूरा गार्बेज डंप कहा था, और क्योंकि उसे यह सब बहुत बोरिंग लगा, उसने छोटे क्रॉश से कहा कि वो अगले साल वापस नहीं आएगी। प्रेजेंट में वापस लड़के को स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर से महसूस होता है कि उसकी बहन ने वहां पहले ही कोई हलचल मचा दी होगी। उसी पल बियांका उसका ध्यान खींचने के लिए उसके कपड़े खींचती है क्योंकि उसने टेंस मूड को नोटिस कर लिया है। बियांका क्रोश से कहती है कि इन आवाजों पर ध्यान न दे, और वो कहता है कि वो बस शार्लेट के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि कैसे लड़की की भी इंसल्ट हो रही है, लेकिन वो उसके लिए वरीड है और इसलिए वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। आरएमसी चारों ओर देखता है और सोचता है कि वो कब आएगा। उम्मीद करता है कि उसने इसे स्किप नहीं किया होगा। अचानक नोबल्स की भीड़ शॉक में है और हर कोई एक दूसरे से विस्पर करना शुरू कर देता है। एक अनाउंसर लॉर्ड डार्लिंग डैन फिलियन के आने की घोषणा करता है और आरएमसी सोचता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये अल्केमिस्ट के कासल का वो वियर्डू है, लॉर्ड डार्लिंग डैन फिलियन, जिसे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना बहुत पसंद है। एक फ्लैशबैक में डैन फिलियन हमारे एमसी को पूरी तरह से कर्सेस से ढका हुआ पाता है और शॉक्ड हो जाता है। वह अपने हाथों से लड़के के कर्सेस को एनालाइज करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपने काम की पूरी जानकारी है। एक स्माइल के साथ वो कहता है कि इरोजन कर्सेस के लिए वो जानता है कि क्या यूज करना है और वो इसे सॉल्व कर सकता है। वहां से वह क्रॉश का चेहरा पकड़ता है और पूछता है कि क्या लड़का क्यूर के बदले में उसका टेस्ट सब्जेक्ट बनना चाहता है। बिना कोई जवाब मिले वह हमारे एमसी का चेहरा हिलाता है और पूछता है कि क्या उसमें बोलने की एनर्जी नहीं है। सिचुएशन को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि वो बिना परमिशन के खुद ही ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। एक स्ट्रेंज एनर्जी दिखाई देती है और क्रॉश डर जाता है और उसे रोकने के लिए डेस्परेटली कोशिश कर रहा है, लेकिन डैन फिलियन को कोई परवाह नहीं है और वह अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखते हुए एक अजीब स्क्रीम निकालता है। हमारा एमसी उसे धक्का देता है, उसे दूर जाने के लिए चिल्लाता है, जबकि लॉर्ड एल्केमिस्ट बस हंसता रहता है। यह उस आदमी के साथ उसका पहला एनकाउंटर था जिसे बाद में दुनिया का सबसे महान एल्केमी किंग कहा जाने वाला था। पार्टी में वापस डैन फिलियन सबका अभिवादन करता है, जबकि लोग कमेंट करते हैं कि वो अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर लेट आया था। एमसी सोचता है कि उसके जैसा शो ऑफ ऐसी पार्टी मिस नहीं कर सकता जो उसकी चापलूसी करने वाले लोगों से भरी हो। वहां से वो बियांका को बुलाता है, उसे कुछ फ्लावर्स देता है और उसे थोड़ी देर वहां वेट करने के लिए कहता है। लड़की मुंह में खाना भरे हुए एग्री करती है, एक बहुत क्यूट फेस बनाती है और उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। जल्द ही आरएमसी पास आता है और डैन फिलियन सोचता है कि ये लड़का कौन है जो उसकी ओर आ रहा है। एनएक्स ग्लेजर उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये क्रैश वॉलहाइम है और एल्केमिस्ट को लगता है कि उसने उसे पहले देखा है। एल्फिन एमिलिया कमेंट करती है कि वो अपनी बहन शार्लेट जैसा बहुत दिखता है, जिससे सबका ध्यान आकर्षित होता है। डैन फिलियन सुपर एक्साइटेड हो जाता है और ये पूछने के लिए दौड़ता है कि क्या वो सच में शार्लेट का छोटा भाई है। लड़का पूछता है कि क्या उसे उससे कोई काम है या वह सिर्फ उसकी ब्यूटी से एन्चेंटेड है, और एल्केमिस्ट मुस्कुराता है। डैन फिलियन रिवील करता है कि उसने सुना है कि लड़का हाल ही में वर्ल्ड एरोडर्स की इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा है। एक स्माइल के साथ क्रॉश पूछता है कि इस तरह से कहने पर क्या उसने उसका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। लॉर्ड एल्केमिस्ट उसे चेहरे पर एक बहुत ही शरारती मुस्कान के साथ एक प्रोवोकेटिव ब्रैट कहता है। वो वॉर्न करता है कि चूंकि उसने उसका अटेंशन पा लिया है, लड़के को आगे जो होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एक और पल में डैन फिलियन कुछ वेपन्स को देखता है और आरएमसी से उसकी एज पूछता है। डैन फिलियन एक स्वॉर्ड उठाता है और आरएमसी की स्किल्स को टेस्ट करने की तैयारी करता है। क्रोश कहता है कि वो 13 साल का है और एल्केमिस्ट कमेंट करता है कि उसका ऑरा एक बच्चे जैसा नहीं लगता। लड़का सोचता है कि अंदर से वो पहले से ही एक अडल्ट है और चूंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो सीधे पॉइंट पर आना चाहता है। एक स्माइल के साथ डैन फिलियन उसकी ओर देखता है और कहता है कि वह आगे बढ़े और जो चाहता है वो कहे। अचानक एल्केमिस्ट एक स्वॉर्ड फेंकता है और हमारा एमसी उसे हवा में ही पकड़ लेता है, पूरी तरह से सरप्राइज्ड। कि आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। प्योर इंस्टिंक्ट पर वो डैन फिलियन के एक तेज और अनएक्सपेक्टेड अटैक को ब्लॉक करने के लिए स्वॉर्ड का यूज करता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, पूछता है कि लॉर्ड एल्केमिस्ट अचानक ये क्या कर रहा है। डैन फिलियन कहता है कि वो आखिरकार शार्लेट के भाई से मिला और बस पहले उसकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था। आरएमसी इस सिचुएशन से बहुत अनॉयड हो जाता है और सोचता है कि ये आदमी एक असली सिरदर्द है। जैसे ही वो फाइट जारी रखता है, एल्केमिस्ट उसे याद दिलाता है कि उसे कुछ कहना था और वो सुन रहा है। एक फोकस लुक के साथ हमारा एमसी अपनी पूरी ताकत से अटैक का काउंटर करने की तैयारी करता है। डैन फिलियन शॉक्ड है और पूछता है कि एक स्किललेस फेलियर इस तरह कैसे फाइट कर सकता है। क्रोश कहता है कि वो हर दिन ट्रेन करता है और सोचता है कि उसे डिस्टेबलाइज करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर वो कर्स न्यूट्रलाइजेशन पर रिसर्च का जिक्र करता है, जिससे डैन फिलियन पूरी तरह से शॉक में रह जाता है। डैन फिलियन हैरान है और पूछता है कि उसके जैसा एक ब्रात अल्केमी के बारे में क्या जानता है जो हेल्प ऑफर कर रहा है। एक स्विफ्ट मूव के साथ आरएमसी अटैक को डॉज करता है और एक प्रिसाइज स्टेप के साथ आगे बढ़ता है। लॉर्ड अल्केमिस्ट सरप्राइज में पकड़ा जाता है
और लड़के की स्पीड पर हाँफते हुए पीछे हटता है। क्रोश बताता है कि उसकी रिसर्च दूसरे कर्सेस के साथ कर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के बारे में है। वो कहता है कि एक फर्स्ट क्लास एल्केमिस्ट बनने के लिए डैनफिलियन को इस थियोरी को प्रूव करने की जरूरत है। और एल्केमिस्ट फाइटिंग रोक देता है और एक इंट्रीग लुक के साथ अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए थॉटफुल हो जाता है। एक डार्क ऑरा के साथ आरएमसी कहता है कि वह उसकी रिसर्च में मदद करेगा। वह बताता है कि वह ये अपनी स्पेशल एबिलिटी से करेगा जो किसी भी प्रकार के कर्स को चुरा सकती है। डैनफिलियन ऑरा को देखकर पूरी तरह से टेरिफाइड है और सोचता है कि एक फेलियर के पास स्किल्स कैसे हैं। एक स्माइल के साथ उसे रियलाइज होता है कि अगर क्रॉस जो कह रहा है वो सच है तो ये परफेक्ट चांस है। वो सप्लाई एंड डिमांड और कर्स न्यूट्रलाइजेशन की थ्योरी को प्रूव कर सकता है और वो पूछता है कि बदले में उसे क्या चाहिए। डैनफिलियन मजाक करता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है और क्रॉस कहता है कि उसे उन कर्सेस के लिए मेडिसिन की जरूरत होगी जो वो लेने जा रहा है। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि सिर्फ एबिलिटीज चुराने से जीतने के लिए काफी नहीं होगा। आखिरकार अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स के साथ शक्तिशाली ब्लू स्काई जनरेशन भी डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकी। इस वजह से उसके जैसे फेलियर के पास सभी पॉसिबल तरीकों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। डैनफिलियन सोचता है कि उसने सुना था कि लड़के ने अपनी बहन की वजह से अपनी मोटिवेशन खो दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मामला ये नहीं है। वह सोचता है कि कैसे इस फैमिली में एक ओवरवेलमिंग जीनियस और एक पूरा मैडमैन एक्सेंट्रिक है। एक फ्लश्ड फेस के साथ लॉर्ड एल्केमिस्ट घबरा जाता है और सोचता है कि वे भाई बहन भी क्या जोड़ी हैं। वहां से वह खुद को संभालता है और पूछता है कि क्या वह हमारे एमसी से एक सवाल पूछ सकता है। डैनफिलियन फिर सवाल करता है कि क्या लड़का नई खुली लालोन एकेडमी में जाने का इरादा रखता है। एक सिनिस्टर स्माइल और डार्क ऑरा के साथ क्रॉस जवाब देता है कि ये तो जाहिर सी बात है कि वो जा रहा है। और एल्केमिस्ट बहुत एक्साइटेड हो जाता है और हमारा एमसी सोचता है कि एकेडमी उसके लिए चुराने लायक स्किल्स से भरी है। इस प्रकार डैनफिलियन डील एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि उसके बगल की जगह खाली है और लड़का सोचता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला है। हालांकि हमारा एमसी कहता है कि इसके अलावा एक और चीज है जो वो पूछना चाहेगा। वह उससे डिस्कलोरेशन डिजीज के बारे में पूछता है जो स्किन को नीला और काला कर देती है और मौत का कारण बनती है। क्रोश फिर बस लॉर्ड एल्केमिस्ट को इस इनक्यूरेबल डिजीज के लिए एक क्योर बनाने का ऑर्डर देता है। डैनफिलियन चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है और लड़का सोचता है कि फ्यूचर में उसने खुद ही इसे कंप्लीट किया था। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ हमारा एमसी अपने गोल पर अपना सीरियस और फोकस्ड एक्सप्रेशन बनाए रखता है। वह अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता है, लॉर्ड एल्केमिस्ट के सामने अपना पूरा कन्विक्शन दिखाता है। अपने शब्दों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो डैनफिलियन की आंखों में देखता है और कहता है कि वो जानता है कि वो ये कर सकता है। डैनफिलियन कहता है कि ये सुनकर वास्तव में उसके प्राइड को ठेस पहुंचती है और एक स्माइल दिखाता है। इसी के साथ दोनों एक फिस्ट बम्प के साथ डील पक्की करते हैं जैसे कि वे पुराने दोस्त हों। तो लॉर्ड एल्केमिस्ट अलविदा कहता है और उसे बताता है कि जब क्यूर तैयार हो जाए तो उसे मैंशन में मिले। लेकिन जाने से पहले वह पूछता है कि क्या आरएमसी शार्लेट को पसंद करता है और लड़का पूरी तरह से घबरा जाता है। आरएमसी कंफ्यूज्ड है और एल्केमिस्ट पूछता है कि उसने अपने बगल में बॉयफ्रेंड की जगह क्यों ऑफर की। पूरी तरह से फ्लश्ड फेस के साथ डैनफिलियन झुकता है और बताता है कि उसे पुरुष भी पसंद है। वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी है या औरत, और आरएमसी शॉक में है। हमारा एमसी चिल्लाता है कि वो नहीं है और हताशा में हॉल में भाग जाता है। भागते समय उसे याद आता है कि डैनफिलियन हमेशा से एक बहुत वियर्ड आदमी रहा है। हॉल के बीच में रुककर वो पीछे देखता है और रियलाइज करता है कि उसने आखिरकार उससे पीछा छुड़ा लिया है। एक पल बाद उसका चेहरा सीरियस हो जाता है जब वो पार्टी के बीच में हो रही एक कमोशन को नोटिस करता है। अचानक एक रैंडम नोबल बियांका का हाथ कसकर पकड़ लेता है। लड़की हमारे एमसी को पुकारती है जब वह उस आदमी की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है। उसकी आंखें एक ठंडी रोशनी से चमकती हैं जो सिचुएशन से उसकी सारी इरिटेशन दिखा रही हैं। बिना सोचे समझे हमारा एमसी उड़कर आता है और सीधे एग्रेसर के चेहरे पर एक प्रिसाइज किक मारता है। नोबल उस किक के इम्पैक्ट से उड़ जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है, पूरी तरह से डेज्ड। जमीन पर पड़ा हुआ वह दर्द की शिकायत करता है जबकि हमारा एमसी उसे नफरत से घूरता है। डार्क ऑरा के साथ वह पूछता है कि वो नोबल आखिर क्या करने की सोच रहा था। वह अपनी फियांसे को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने पर और भी गुस्से से सवाल दोहराता है। अग्रेसर हमारे एमसी के रिएक्शन से पूरी तरह से टेरिफाइड है। हमारा एमसी चिल्लाता है कि उसने एक 12 साल की लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश की। वह उसे ट्रैश कहता है और हताश नोबल आरोप से इनकार करने की कोशिश करता है। डरा हुआ वो बताता है कि वो सिर्फ प्रिंसेस क्लॉडिया के ऑर्डर्स का पालन कर रहा था। हमारा एमसी क्लॉडिया स्टेरॉन का नाम सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड है। नोबल कॉन्फर्म करता है कि प्रिंसेस ने उसे लाने के लिए भेजा था, लेकिन चूंकि उसने रेजिस्ट किया, उसने फोर्स का इस्तेमाल किया। एमसी बियांका को देखता है जो वहां खड़ी है, सब कुछ चुपचाप देख रही है। कर्स्ट सबसे छोटी बेटी होने के कारण उसे हमेशा नोबिलिटी द्वारा डिस्पाइज्ड किया जाता था। प्रिंसेस केवल अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ ही शामिल होती है, इसलिए उसे ये स्ट्रेंज लगता है कि वो उसे क्यों समन करेगी। एक थॉटफुल लुक के साथ उसे रियलाइज होता है कि इस कहानी में कुछ बहुत गलत है। उसे लगता है कि सिचुएशन पहली नजर में जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसे रियलाइज होता है कि इस पूरे स्ट्रेंज प्लान के पीछे कोई और कनेक्शन है। एक स्माइल के साथ उसे इस कमोशन के पीछे का असली मास्टरमाइंड याद आता है। जो नाम दिमाग में आता है वह ही कियोमी एनिक्स, वह लड़का जो हमेशा उसकी बहन के पीछे पड़ा रहता था। पार्टी में शार्लेट से हारने के बाद एनिक्स उससे नफरत करता था, लेकिन साथ ही उसकी बहुत एडमायर भी करता था। चूंकि वह बहन को नहीं हरा सका, उसने सबसे आसान
टारगेट आरएमसी को निशाना बनाने का फैसला किया। एमसी प्लान की सिंप्लिसिटी पर एक मॉकिंग लाफ करता है। हालांकि उसे यह सोचकर बहुत गुस्सा आता है कि एनएक्स ने बियांका को इस सब में शामिल करने की हिम्मत की। आरएमसी फिर नोबल से कहता है कि वो जाएगा, लेकिन वो आदमी समझ नहीं पाता। वह बताता है कि प्रिंसेस के बजाय वो एनएक्स से मिलने जा रहा है, जिससे नोबल कंफ्यूज्ड हो जाता है। लड़का कहता है कि नोबल प्रिंसेस की सेवा करता है, लेकिन ये भी नहीं जानता कि वह किसके ऑर्डर्स का पालन कर रहा है, और ये कि उसका इंट्यूशन बहुत खराब है। वहां से वह बियांका का हाथ पकड़ता है और उसे चलने के लिए कहता है, नोबल को पीछे छोड़ते हुए। तो दोनों हॉल में एक साथ चलते हैं, उस कमोशन से दूर जो अभी अभी हुई थी। चलते चलते हमारा एमसी बियांका से पूछता है कि उसने नोबल के साथ जाने से क्यों मना कर दिया। वो पहले से ही जानता था कि मास्टरमाइंड कौन था, अपनी रिग्रेशन से पहले की मेमोरीज की वजह से। लेकिन भाई, एमसी सोच में पड़ गया कि सिर्फ 12 साल की उम्र में बियांका ने रॉयल ऑर्डर को डिसोबे करने की हिम्मत कैसे की। उदास होकर बियांका वो रीजन बताती है कि उसने आखिर प्रिंसेस की बात क्यों नहीं मानी। उसने एक्सप्लेन किया कि वो बस वेट कर रही थी, क्योंकि हमारे एमसी ने उसे अपने साइड से कहीं न जाने को कहा था। यह सुनकर हमारा एमसी उस लड़की की लॉयल्टी देखकर टच हो गया और एक प्यारी सी स्माइल दी। फिर क्या, उसने उसके हेड पर पैट किया और जॉब वेल डन के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। जैसे ही वे एक डोर के पास पहुंचते हैं, उन्हें वहां एक कैट ईयर्स वाला लड़का स्ट्रेचिंग करते हुए मिलता है। वह काफी लाइवली लग रहा था और उन्हें देखकर एक ओ कहता है, जैसे वह उन्हीं का वेट कर रहा हो। उस लड़के ने ग्रीट किया और एमसी ने बताया कि वो एनिक्स से मिलने आया है। बारक ने कॉन्फर्म किया कि एनिक्स ने उसे कहा था कि अगर एमसी दिखे तो उसे अंदर आने देना। एमसी तुरंत उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये बारक हॉगमा यानी टाइगर बॉय है, जो फ्यूचर का एक बड़ा हीरो बनने वाला है। उसे ये भी याद आता है कि बारक एक डुअल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन है और उसकी पर्सनालिटी बहुत अनस्टेबल है, इसलिए उसे लगा कि एनिक्स के ऑर्डर्स ने उसे फालतू के ट्रबल से बचा लिया। लेकिन तभी बारक उसे आवाज देता है। टाइगर बॉय ने उसे सीधे एक फाइट के लिए चैलेंज कर दिया और क्रॉश सोचता है कि यहाँ तो कॉम्बैट पूरी तरह फॉरबिडन है। बारक कहता है कि अगर वो शार्लेट के साथ लड़ सकता है तो उसके साथ भी लड़ सकता है, जो दिखने में वीक है। एमसी को याद आता है कि बारक असल में एनिक्स से भी स्ट्रांग है और उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो डिसाइड करता है कि एनिक्स से मिलने से पहले इसे हैंडल करना पड़ेगा। उसे समझ आ जाता है कि इस लड़के की आंखें उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी, इसलिए एमसी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और अपनी फिस्ट को कसकर क्लेंच कर लेता है। एक क्विक अटैक के साथ आगे लंच करता है और हमारा एमसी उसे एन मौके पर डॉज कर लेता है। वो साइड स्टेप करता है और उस टाइगर बॉय के खिलाफ एक प्रिसाइज काउंटर अटैक की तैयारी करता है। एक फर्म स्टेप के साथ वह पूरी स्पीड से स्ट्राइक करने के लिए खुद को पोजीशन करता है। अगले ही पल वह अपने ओपोनेंट के स्टमक में एक जोरदार पंच मारता है। उसकी नजर पूरी तरह फोकस थी और उसने बहुत ही प्रिसीजन के साथ वो ब्लो मारा। इस टेक्निक को फ्लैश स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, जिसने ओपोनेंट को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया। उस इंपैक्ट से वो टाइगर बॉय पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया और दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ा। एमसी वहीं खड़ा होकर अपने उस स्विफ्ट और एफिशिएंट अटैक का रिजल्ट देखने लगा। जमीन पर पड़े पड़े बारक कंप्लेन करता है कि यह लड़का तो उस पर जरा भी इजी नहीं हो रहा। क्रोश जवाब देता है कि भाई, तू ही था जिसने पहले फाइट के लिए चैलेंज किया था। पूरा एक्साइटेड होकर बारक कहता है कि उसे कंटिन्यू करना है, पर पहले क्या वो अपना वेपन उठा सकता है। एमसी उसे बहुत सीरियसली स्टार करता है और पूछता है कि क्या सच में वो इस फाइट को कंटिन्यू कर पाएगा। नाक से खून बहने के बावजूद बारक एक स्माइल देता है, जिससे पता चलता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन भाई, बारक जमीन पर पूरी तरह डिजी हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि उसे क्या चीज लगी। उसके बाद वो टाइगर बॉय पूरी तरह पैस आउट हो जाता है और हमारा एमसी विक्टोरियस खड़ा रहता है। बियांका पास आती है और पूछती है कि उसने क्या किया। तब एमसी बताता है कि उसने एक सीक्रेट वॉलहाइम आर्ट का इस्तेमाल किया है। ये फ्लैश स्ट्राइक असल में रेनेगेड्स ने बनाई थी, जो क्लोज रेंज में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर पैदा करती है। आग से बची हुई यह इकलौती टेक्निक थी जिसने लड़के की जान न जाने कितनी बार बचाई है। वह कहता है कि उसने अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट आर्ट इस्तेमाल की है, इसलिए बारक अब जल्दी नहीं उठने वाला। यहां तक कि नॉकआउट होने के बाद भी वो टाइगर बॉय क्रॉश की बात मान रहा था। जब उसने बियांका को अंदर बुलाया, एक बालकनी पर खड़े होकर इनिक्स और एक दूसरी लड़की ये सब सोरे एक्सप्रेशंस के साथ ऊपर से देख रहे थे। अपने दोस्त को जमीन पर देखकर एनिक्स बारक का नाम चिल्लाता है और वे दोनों एक साथ पीछे मुड़ते हैं। वह लड़का काफी सरप्राइज लगता है और कहता है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि एमसी उस टाइगर बॉय को हरा देगा। क्रोश उससे सवाल करता है कि क्या इसी वजह से उसने अपने दोस्त को डोर पर वेटिंग के लिए छोड़ा था। वह बताता है कि उसे पता है कि एनिक्स ने उसे लूरे करने के लिए प्रिंसेस का इस्तेमाल किया था और अब वह उससे मिलने आ गया है। एनिक्स को अब क्यूरियोसिटी होती है और वो पूछता है कि उसे कैसे पता चला और कहता है कि उसके बारे में जो रूमर्स हैं वे गलत हैं। इसी कॉन्फर्म करता है कि वो एक फेलियर है, पर कहता है कि अगर एनिक्स उससे हार गया तो चीजें बदल जाएंगी। एक डार्क ऑरा के साथ वह वार्न करता है कि अब रूमर्स कुछ और ही होंगे, क्योंकि वो उसकी स्किल स्टील करने वाला है। क्रोश एनिक्स का सामना करता है और कहता है कि उसका फेलियर होने का रूमर सच है, पर अगर वो हार गया तो स्टोरी बदल जाएगी। एनिक्स बस एक स्मर्क के साथ सुनता रहा। उसने उस लड़के से एक भी वर्ड नहीं कहा। यह है एनिक्स ग्लेजर, जो फ्यूचर हीरोज में से एक है और एमसी का पुराना कंपेनियन भी। वे दोनों एकेडमी से लेकर ब्लू स्काई जनरेशन तक साथ थे, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप असल में रियल नहीं थी। एमसी जानता था कि एनिक्स उसे सिर्फ इसलिए दोस्त मानता था क्योंकि वह उसके प्लान्स के लिए यूजफुल था, और वो वजह बहुत ही घटिया थी। एक बैटल के बीच उसे एहसास होता है कि उसके सभी कंपेनियंस हार चुके हैं। वो डेस्परेट होकर एनिक्स को आवाज देता है
जो ठीक ऊपर खड़ा था, वहां दूर से सब कुछ बस वॉच कर रहा था। एनिक्स को लगा कि अगर सबको पता चल गया कि ये ट्रैप उसकी वजह से था तो वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर वो अकेला सर्वाइवर रहा तो किसी को ट्रूथ पता नहीं चलेगा। एनिक्स बताता है कि पहले से ही इंटरनल स्ट्राइफ चल रही है और क्रॉश को वैसे भी किक आउट कर दिया जाता। एक क्रूअल स्माइल के साथ उसने साफ कर दिया कि उसका अपने दोस्त को हेल्प करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए उसने सारा ब्लेम क्रॉश पर डालने का सोचा, क्योंकि वैसे भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। बड़ी बेशर्मी से उसने एमसी को थैंक यू कहा कि वो आखिर तक उसका दोस्त बना रहा। यह सुनकर लड़के को बेट्रियल का एहसास हुआ और वो सोचने लगा कि क्या वे कभी सच में दोस्त थे। उस समय एमसी चिल्लाया कि एनिक्स ने उसे कभी दोस्त नहीं समझा, वो तो बस शार्लेट से डरता था, इसलिए पास था। एनिक्स उसे ठंडी नजरों से घूरता है और कहता है कि यही वजह है कि वो उससे इतनी हेट करता है। वो आगे कहता है कि लड़के के पास कोई स्किल नहीं है पर उसकी इंट्यूशन अच्छी है। उसने कहा कि अगर शार्लेट की शादी हो रही है तो उनका रिलेशनशिप यहीं खत्म होता है, लेकिन फिर वो रुककर सोचता है कि शायद यही सबसे अच्छी चीज है जो हो सकती थी। हंसते हुए उसने कहा कि शार्लेट कभी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी और फ्यूनरल एक साथ हो। धीरे धीरे एमसी की ताकत जवाब दे गई और उसका हाथ क्लिफ से स्लिप होने लगा। अपने आखिरी पलों में वो सोच रहा था कि क्या यही उसका अंत है। तभी अचानक आर्थर आता है और उसे बचा लेता है और वहीं से वे एक टीम बन जाते हैं। प्रेजेंट में लौटते हुए एमसी सोचता है कि वो तो बस उसकी बुरी किस्मत की एक न्यू स्ट्रीक की शुरुआत थी। आर्थर की वजह से एनिक्स को बाहर कर दिया गया था, पर अब सीन बदल चुका है। वो कहता है कि जिस तरह एमसी बात कर रहा है उसे शार्लेट की याद आ रही है। एमसी उसे अपनी बहन का नाम न लेने को कहता है। तभी वो अपनी पर्पल ऑरा के साथ आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से अटैक के लिए तैयार हो जाता है। एमसी कहता है कि वो अपनी बहन जैसा ही है और हर फाइट के लिए तैयार है। एनिक्स बस उसे एक मॉकिंग स्माइल के साथ देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने अटैक किया पर एनिक्स ने बचाव के लिए एक वुडन ब्रांच बना ली। एमसी उस ब्रांच का सहारा लेकर अपने अगले अटैक के लिए मोमेंटम बनाता है। अगले ही पल वह जंप करता है और ऊपर से एनिक्स पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन उस लड़के ने बिना किसी डिफिकल्टी के उस पंच को अपने हाथ से ब्लॉक कर दिया। एनिक्स ने एक जोरदार किक मारी जिससे एमसी दूर जाकर गिरा। वह लड़का हवा में था और अपने मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक कई ब्रांचेस निकलती हैं और एमसी की बॉडी को हवा में ही जकड़ लेती हैं। वह किसी तरह खुद को आजाद कराता है और जमीन पर लैंड करता है। वह इस पूरे सिचुएशन से काफी चिढ़ चुका था। एमसी को लगता है कि आखिरकार एनिक्स वाकई में बहुत इरिटेटिंग है। एनिक्स उसे ताना मारता है कि उसे वेपन इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी सीक्रेट टेक्निक रिवील करता है। यह एक ऐसी स्किल है जिससे वह अपनी ऑरा का इस्तेमाल करके प्लान्स को मैनिपुलेट कर सकता है। एमसी एक ब्रांच उठाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे वेपन इस्तेमाल करने को कहा था। हंसते हुए वह कहता है कि अब वह एनिक्स की लकड़ी का ही इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। एनिक्स उसे अंडर एस्टिमेट करते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो जीत जाएगा। वहां से वो कई ब्रांचेस के साथ अटैक करता है और उसे उस लकड़ी से ब्लॉक करने का चैलेंज देता है। एमसी बहुत ही एजिलिटी के साथ सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। एनिक्स पूरी तरह शॉक था कि आखिर उसने सब कुछ डॉज कैसे किया। वह सोचता है कि एक फेलियर के लिए ऐसा डॉज करना मुमकिन नहीं है। लगता है उसने माइंड्स आई को अवेकन कर लिया है। हंसते हुए क्रॉश कहता है कि वो एनिक्स का नेचुरल एनिमी है और उसे पहले से जानता है। वह बताता है कि उसने उसकी एबिलिटीज को रिग्रेशन से पहले इतनी बार देखा है कि वो उनसे पक चुका है। एमसी उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वो फिर से शार्लेट के बारे में सोच रहा है, जिससे एनिक्स भड़क जाता है। एक ग्रीन ऑरा के साथ एनिक्स पहले से भी बड़ी पावर इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। अगले ही पल वो एक ऐसा एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है जो आसपास की हर चीज डिस्ट्रॉय कर देता है। एमसी पीछे जंप मारता है और उस अटैक को डॉज करके सेफली लैंड करता है। एनिक्स एक विशाल वुडन मॉन्स्टर बुलाता है और एमसी को अपनी जुबान पर लगाम देने की वार्निंग देता है। एक क्रूल स्माइल के साथ वह एमसी को अगली बार ज्यादा केयरफुल रहने को कहता है। तभी अचानक वह लड़की आती है और चिल्लाकर उसे स्टॉप करने को कहती है। वो बहुत वरीड थी क्योंकि अगर वो अटैक एमसी को लग गया तो सीन बहुत खराब हो जाएगा। वो वुडन जायंट एक ऐसी पावरफुल पंच मारता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। इस सिचुएशन में एमसी बस अपनी आंखें बंद करता है और पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करता है। उसे हवेली की लाइब्रेरी में मिली एक बहुत पुरानी सीक्रेट आर्ट बुक याद आती है। वो टेक्निक एक ऐसे पूर्वज ने बनाई थी जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था, पर उसने 80 साल तक एक ही मूव की ट्रेनिंग की थी। उस आर्ट के लिए वेपन के साथ पूरी तरह यूनियन जरूरी था, जो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन कर्सेस की वजह से क्रॉश ये सब पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका था और वो सीक्रेट समझ गया। वहां से वो लकड़ी ग्लो करने लगती है और वो कहता है कि वो और उसकी सॉर्ड एक हो चुके हैं। अगले ही पल वो एक एनर्जी स्लैश मारता है जो उस वुडन मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। वह जायंट चकनाचूर हो गया और उस टेक्निक की पावर आसमान तक दिखाई दी। बियांका और वो दूसरी लड़की उसकी ताकत देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गई। एनिक्स का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक फेलियर ने उसे हरा दिया। धूल के बीच जमीन पर पड़े हुए उसे एमसी की आवाज सुनाई देती है। क्रोश अपनी ब्रांच उसकी तरफ करता है और वॉर्न करता है कि अगली बार फाइट में इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। सीरियस होकर वो अपने राइवल से कहता है कि फिर कभी इतना कॉकी मत बनना। पूरी तरह ह्यूमिलिएटेड होकर एनिक्स अपने घुटनों पर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन भाई एमसी ने उस एक ब्लो में अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी और अब वो मुश्किल से खड़ा था। वह सोच रहा था कि वह तो एनिक्स की स्किल स्टील करने के लिए ईजी रहने वाला था, पर वह बहक गया। उसकी टांगें कांपने लगीं और वो इतना टायर्ड था कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी कंडीशन देखकर बियांका उसे बचाने के लिए दौड़ती है,
ताकि वो फेंट ना हो जाए। तो लड़की उसे सपोर्ट देने के लिए गले लगा लेती है, पर उसकी पकड़ उसकी हालत के हिसाब से थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी। तभी डैनफेलियन आता है और कहता है कि अगर वो ऐसे ही रही तो वो उसे खत्म ही कर देगी। वहां से लॉर्ड एल्केमिस्ट एमसी को उठाता है और अपने शोल्डर पर ऐसे डाल लेता है जैसे वो कुछ भी ना हो। जब वे हॉल से गुजर रहे थे, सब यही गॉसिप कर रहे थे कि कैसे फैमिली के फेलियर ने एनिक्स को हरा दिया। डैनफिलियन को एहसास हुआ कि लड़के की विक्ट्री के रूमर्स हर जगह फैल चुके हैं। वो सोचता है कि लड़का बोल्ड है या रेकलेस, पर इतना पक्का है कि अब वो फेमस हो जाएगा। तभी लॉर्ड एल्केमिस्ट को उस कमोशन के बीच की एक जरूरी बात याद आती है। एनिक्स के चेहरे पर वो हेट्रेड वाला लुक उसे वरी कर रहा था और उसे लगता है कि उसका राइवल जल्द ही कुछ न कुछ ट्राई करेगा। बाहर निकलते ही उसने एमसी को वार्न किया कि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक वो उसकी रिसर्च में मदद न कर दे। 9 हफ्ते बीत जाते हैं और हम लड़के को और स्ट्रांग होने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। आखिरकार वह उस सीक्रेट ब्लो के डैमेज से उबर चुका है और अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार है। उसे याद आता है कि वो एनिक्स से भी बुरी हालत में था और घर जाते वक्त कैरेज में ही फेंट हो गया था। इस वजह से उसे रिग्रेट है कि वह अपने राइवल की स्किल स्टील करने की तैयारी नहीं कर पाया। काफी सीरियस होकर एमसी उन 2 तरीकों के बारे में सोचता है जिनसे वो एबिलिटी स्टील कर सकता है। पहला तो स्टैंडर्ड मेथड है और दूसरा यह है कि ओपोनेंट खुद अपनी स्किल को बेकार समझने लगे। वो एनिक्स पर यही दूसरा तरीका इस्तेमाल करने वाला था, क्योंकि अगर आप ओपोनेंट को बुरी तरह हरा देते हो तो ये काम आसान हो जाता है। चूंकि वह वुडन जायंट एक ही ब्लो में हार गया था, तो एनिक्स के मन में शक तो पैदा होगा ही। इसलिए उसे पूरा यकीन है कि देर सवेर वह अपने राइवल की रिकवरी स्किल हासिल कर लेगा। एक फेलियर से हारने के बाद एनिक्स अपनी एबिलिटी की वैल्यू पर डाउट करना शुरू कर देगा। अब वह पूरे साल ट्रेन करेगा ताकि आने वाली एकेडमी में बड़े बड़े जीनियसेस को पीछे छोड़ सके। लेकिन तभी आरियादो उसे कमरे के बाहर से बुलाता है और उसकी सोच टूट जाती है। बटलर बताता है कि उसका भाई बरोकिन आया है और एमसी पहले ही 2 बार उसके मैसेजेस रिफ्यूज कर चुका है। थके हुए एमसी ने कहा कि वह अब उसे और इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए उसे अंदर आने दो। सोफे पर थके हुए एमसी को बियांका पानी देती है और वह उसे शुक्रिया कहता है। तभी वो लड़की पास आती है और कहती है कि उसमें से पसीने की स्मेल आ रही है। वह अपनी शर्ट स्निफ करता है और सोचता है कि ये ऑरा की वजह से है या इरोजन की। लड़की पूछती है कि क्या वह नहाने जा रहा है, पर एमसी मना कर देता है क्योंकि उसे फिर से बाहर जाना है। बियांका सीरियस होकर कहती है कि तो फिर प्लीज मेरे पास मत आना। एमसी उसके एटीट्यूड से हैरान है और उसे अपने होने वाले पति को ऑर्डर्स देने के लिए चिढ़ाता है। उसे लगता है कि लड़की अब बड़ी हो गई है और पहले से ज्यादा असर्टिव हो गई है। इसके बाद वो मजाक मजाक में उसके पीछे भागने लगता है कि क्या वह उससे बच पाएगी। वो सोचता है कि वो बियांका को एक छोटी बहन की तरह देखता है, इसलिए उसे चिढ़ाना पसंद है। पर उसे पता है कि रिग्रेशन से पहले के लोग उसे आज बहुत ही कोल्ड नजरों से देखते। उसके दिमाग में आर्थर का एक बहुत ही सीरियस और जजमेंटल लुक आता है। वो हीरो सवाल करता है कि क्या शांति की वजह से वो सॉफ्ट हो गया है और क्या उसे लगता है कि वो इस तरह डिस्ट्रक्शन को रोक पाएगा। वह मानना नहीं चाहता, पर आखिरी वक्त को छोड़कर आर्थर हमेशा एक हीरो की तरह फ्रंटलाइंस पर लड़ा था। तभी अचानक एक आवाज उसे टोकती है और वह सोचता है कि आर्थर अभी क्या कर रहा होगा। बोरोकिन उसे नफरत से देखता है और कमेंट करता है कि वह अपनी फियांसे के साथ काफी मजे कर रहा है। उसी सरप्राइज होकर मुड़ता है और कहता है कि कभी कभी ब्रेक जरूरी होता है। बोरोकिन शॉक्ड है क्योंकि जो लड़का उससे डरता था आज वो उसका सामना कर रहा है। एमसी पूछता है कि बोरोकिन यहाँ क्या कर रहा है, जबकि उसे तो बिजी होना चाहिए, और उसका भाई इस बात पर सवाल उठाता है। बोरोकिन कहता है कि उसने सुना है कि लेफ्लिन एकेडमी में सोशल स्टेटस के बिना एग्जाम के जरिए स्टूडेंट्स को लिया जाता है। हंसते हुए एमसी कहता है कि तो फिर उसके भाई को भी एकेडमी एग्जाम की प्रिपेयर करनी चाहिए। बोरोकिन बुरी तरह भड़क जाता है और सोचता है कि क्या ये लड़का उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है कि वॉलहाइम फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल और डरावनी है और वह उस पूरी लिनिएज का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। इसलिए वो इस बात का मजाक उड़ाता है कि एनिक्स को हराने के बाद अब उसे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारा एमसी एग्री करता है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए एकेडमी की चिंता करना नेचुरल है। बोरोकिन एमसी के इस कैम एटीट्यूड को देखकर और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, तो वह बताता है कि उसके आने की असली वजह लड़के को एक डायरेक्ट ऑर्डर देना है। ऑर्डर यह है कि उसे माउंट जेरेलक जाकर इरोजन रोकना है और क्रॉस शॉक्ड है क्योंकि मिशंस तो 15 साल की उम्र से शुरू होते हैं। हंसते हुए बैरोकिन कहता है कि चिंता मत करो, वह उसका गार्डियन होगा, और उसे चिढ़ाता है कि क्या वह डर गया है। एमसी समझ जाता है कि ये उसकी एबिलिटी टेस्ट करने का प्लान है, इसलिए वो जाने के लिए एग्री कर लेता है। उसे लगता है कि वो शांति से ज्यादा इरोजन का आदी है और अगर ये ट्रैप भी है तो उसके पास एक प्लान है। बियांका उसे जाते हुए देखती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। लड़का उसे वार्न करता है कि ये इरोजन का मामला है। लड़की उसे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखती है और उसके ऑर्डर पर सवाल उठाती है। बोरोकिन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और एमसी कहता है कि एक बच्चे को इरोजन रोकने के लिए भेजना बेवकूफी है। वह बियांका को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि वह उसकी फियांसे है और उसका भाई एक बच्ची की बात को सीरियसली नहीं लेगा। हमारा एमसी अपने भाई का सामना एक चैलेंजिंग लुक के साथ करता है। वो आने वाले हर खतरे के लिए तैयार है। इस सिचुएशन में बोरोकिन को जबरदस्त गुस्सा आता है और वह नफरत में अपने दांत पीसने लगता है। बिना एक शब्द बोले वह बस अपनी बैग घुमाता है और वहां से निकल जाता है, जबकि आरएमसी उसे वॉक अवे करते हुए देखता रह जाता है। फिर वो बियांका को पेट करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि भाई उसने कुछ भी स्पेशल नहीं किया। एक स्माइल के साथ आरएमसी कहता है कि कोई बात नहीं,
अगर उसे अवेयरनेस नहीं है कि उसने अभी क्या फीट हासिल किया है। वह लड़की उसे एक वरीड एक्सप्रेशन के साथ देखती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज पिछली बार की तरह इस बार मत फेंट हो जाना। एक कॉन्फिडेंट गेस्चर के साथ वह उसे गुड बाय कहता है और वहां से निकल जाता है, जबकि बियांका उसे मिशन के लिए जाते हुए देख रही होती है। वहां ये एक्सप्लेन किया जाता है कि वर्ल्ड्स इरोजन एक ऐसा फिनोमेनॉन है जो रियलिटी को दूसरी डायमेंशन के साथ इन्वेड कर देता है। इस वजह से उन अफेक्टेड लोकेशंस में करप्टेड और बहुत ही डेंजरस लाइफ फॉर्म्स बाहर निकलने लगते हैं। उन अजीब मॉन्स्टर्स के अलावा कुछ केसेस में तो उस जगह का टेरेन खुद म्यूटेशन से गुजरने लगता है, और अगर इरोजन ज्यादा बढ़ गया तो वो एरिया एक सेपरेट डिमेंशन में बदल सकता है, जैसे माउंट जेरेलैक का वो स्वैम्प। उन नाइट्स में से एक कहता है कि ये इरोजन 3 स्टार है और प्यूरिफिकेशन तब शुरू होगी जब वहां लॉर्ड पहुंचेगा। दूसरा नाइट कमेंट करता है कि एक स्क्वाड ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए 3 स्टार इरोजन तो बहुत ईजी होना चाहिए। वह नाइट आगे कहता है कि बारोकिन एक एडवांस्ड एक्सपर्ट है और इरोजन लॉर्ड को हराना एकदम ईजी होगा। तभी बड़ा भाई पास आता है और बहुत सीरियस होकर हमारे एमसी को उसके नेम से बुलाता है, एक इंटिमिडेटिंग लुक के साथ। वो बताता है कि वह उसे यहाँ इसलिए लाया है ताकि लड़के को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल सके। हमारा एमसी सार्केस्टिकली मान तो जाता है, पर मन में सोचता है कि भाई उसका भाई आखिर किससे एक्सपीरियंस की बातें कर रहा है। इसी के साथ वो रिफ्लेक्ट करता है कि इतने प्रेशर के बावजूद उसने बेरोकन को फॉलो किया, और उसने ऐसा सिर्फ एक ही पर्पस के साथ किया था। उसका गोल एक प्रोविजनल मेथड को टेस्ट करना है जो उसने पावर आउट बर्स्ट को सप्रेस करने के लिए बनाया है। एक मोमेंट बाद जंगल के बीचों बीच एक जायंट बीटल को एक डार्क और पावरफुल अटैक से 2 हिस्सों में स्लाइस कर दिया जाता है। इसी बीच नाइट्स कंप्लेन करने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और उनमें से एक आगे किसी चीज की तरफ पॉइंट करता है। एमसी उन्हें वार्न करता है कि उस क्रीचर का कोई हेड नहीं है, पर वो बाइट करता है और एक्सपैंड होता है और सबको अपनी ऑरा रेनफोर्स करने को कहता है। उनमें से एक नाइट उसकी कैलनेस देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या लड़के ने पहले भी वर्ल्ड्स इरोजन का सामना किया है। क्रोश रिप्लाई देता है कि वो सिर्फ 13 साल का है और ये बहुत स्ट्रेंज होगा अगर उसने पहले ही ऐसा कुछ फेस किया हो। बरोकिन हंसता है और सोचता है कि ये यूजलेस ब्रैट इतना कॉन्फिडेंट क्यों है जबकि इसने अभी इरोजन जोन में एंट्री ही ली है। उसे याद आता है जब वह 15 साल की उम्र में इरोजन जोन में गया था और उसका प्राइड पूरी तरह शैटर हो गया था। हमारा एमसी सोचता है कि ये सिचुएशन उस एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने पहले ही एक्यूमुलेट कर लिया है। एक स्माइल के साथ वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसके भाई को उसे अपने लेवल पर कतई नहीं समझना चाहिए। बोरोकिन इस बात से पूरी तरह टेरिफाइड है कि कहीं उसका छोटा भाई उससे आगे न निकल जाए। इस सिचुएशन में उसे याद आता है कि अगर हाइपोथेटिकली ये लड़का शार्लेट की तरह बड़ा होकर उसे सरपास कर गया तो क्या होगा। जब वो अपनी शार्प स्वॉर्ड के एक स्विंग से कई मॉन्स्टर्स के टुकड़े कर रहा होता है तो वो सोचता है कि कहीं वॉलहाइम फैमिली का असली फेलियर वह खुद तो नहीं बन जाएगा। इस वजह से बोरोकिन इस डरावनी पॉसिबिलिटी से पूरी तरह शॉक्ड और टेरिफाइड है। अचानक हमारा एमसी उसका नाम पुकारता है, जिससे उसके डार्क थॉट्स में इंटरप्शन होती है। लड़का वार्न करता है कि वे लगभग उसी लोकेशन पर हैं जहां उस वक्त इरोजन लॉर्ड मौजूद है। बरोकिन कहता है कि वो लकी है क्योंकि लॉर्ड ही अकेला एनिमी लग रहा है और ये उसके अपने काम से इजियर दिख रहा है। हालांकि हमारा एमसी वार्न करता है कि इसी वजह से उन्हें और भी ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। नाइट्स इस आइडिया से ही टेरिफाइड हैं कि एक 3 स्टार लॉर्ड अकेले ही पूरे करप्शन को संभाले हुए है। बोरोकिन उन पर चिल्लाता है कि इंटिमिडेटेड मत हो और एक बच्चे की बातों से खुद को मत डगमगाओ। वो आगे कहता है कि ये सिर्फ एक 3 स्टार है और हमें इसे जल्दी फिनिश करके घर चलना चाहिए। और एमसी रियलाइज करता है कि नाइट्स उसके बिना ठीक रहेंगे, इसलिए वो अपने टास्क पर फोकस करने का फैसला करता है। अचानक उसकी आई वाइडन हो जाती है और उसे वर्ल्ड्स इरोजन की प्रेजेंस बहुत ही इंटेंस तरीके से फील होती है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि जब से उसने एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को मास्टर किया है उसकी परसेप्शन बहुत शार्प हो गई है। इसके बाद वह फैसला करता है कि अब बस उस एनर्जी को इंजेस्ट करना बाकी है और वो उसे एक साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। तेज पेन से उसकी आईज फटी रह जाती हैं और वह अपनी पूरी बॉडी में उस पावर को दौड़ते हुए फील करता है। एक मोमेंट बाद वह प्रेशर सहन नहीं कर पाता और काफी सारा ब्लड स्पिट कर देता है। नाइट्स वरी करने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो बस लड़खड़ा गया था। बेरोकन उसे उठाने का ऑफर देता है पर वो रिफ्यूज कर देता है। एक ब्लडिड हैंड के साथ वो सोचता है कि ब्लड स्पिट करना तो वही था जिसकी उसे एक्सपेक्टेशन थी। आखिरकार मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से पहला स्टेप अपनी ऑरा को इरोजन की एनर्जी के साथ मर्ज करना है। उसके बाद उसे अपनी बॉडी में लगातार घूम रही इस नई ऑरा के फ्लो को ऑब्जर्व करना होगा। धीरे धीरे इरोजन की एनर्जी एब्जॉर्ब और मर्ज हो जाती है और एक ऐसा नया कलर बनाती है जिसे ओवरराइट नहीं किया जा सकता। उसकी आईज ब्लड रेड हो जाती हैं जो उस इमेंस पावर को दिखाती हैं जिसे उसने अभी अभी अवेकन किया है। एमसी उस एनर्जी की इंटेंसिटी से स्टार्टल्ड है और अपने अंदर से एक डार्क ऑरा निकलते हुए फील करता है। वह सोचता है कि क्या यह एक आउटबर्स्ट के बाद बचा हुआ हिस्सा है और कोई भी सेन माइंड इतनी पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस सिचुएशन को देखते हुए वो फैसला करता है कि शायद अब उस फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वहां ये रिवील होता है कि उसके एंसेस्टर्स में से एक जिसने अपनी साइट खो दी थी उसे एक सीक्रेट आर्काइव मिला था। हालांकि ब्लाइंड होने की वजह से वो उन बुक्स को डिसाइफर नहीं कर पाया और उसने उस सीक्रेट लाइब्रेरी को बंद करने का फैसला किया, पर अपने जैसा किसी और को होने से रोकने के लिए उसने उस जगह सिर्फ एक सिंगल बुक छोड़ी, एक ब्लू ऑरा के साथ
आरएमसी अपनी पावर अनलीश करता है और सीक्रेट टेक्निक यूज करने के लिए तैयार होता है। एक इंटेंस एनर्जी उसकी बॉडी को घेर लेती है क्योंकि वो उस इमेंस पावर को कंट्रोल करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करता है। ये टेक्निक एक ऑरा पर आधारित एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है जो सेंसेशंस को डिटेक्ट करती है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। फिलहाल वो इसे सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स तक ही एक्सटेंड कर सकता है, पर उस जगह को समझने के लिए इतना ही काफी है। एक स्माइल के साथ उसे रियलाइज होता है कि जहां वो खड़ा है वो जगह अब पूरी तरह एरोजन से कंज्यूम नहीं हुई है। एरोजन की डेंसिटी वीक हो गई है और उसने अपने नए अवेकेंड सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करके इस पर काबू पा लिया है। उसके मुंह के कोने पर थोड़े से ब्लड के साथ वो अपना फेस वाइप करता है और इतनी एफर्ट के बाद खुद को कंपोज करता है। हालांकि उसे पता है कि यह सिर्फ एक टेम्पररी मेजर है और एरोजन की एनर्जी हमेशा रिस्क लाती है। इस वजह से उसे पूरी तरह कंट्रोल पाने के लिए अब भी बियांका के स्नोडॉल कर्स की जरूरत पड़ेगी। पर फिर भी एक स्माइल के साथ उसे गर्व है कि उसने खुद ही पावर आउटबर्स्ट को सप्रेस कर लिया। वह सोचता है कि इस बार उसने एक और स्टेप फॉरवर्ड लिया है और वह अपने गोल के और करीब पहुंच रहा है। अचानक वह स्टार्टल्ड हो जाता है और उसे एक स्ट्रेंज प्रेजेंस अपनी तरफ रैपिडली अप्रोच करती हुई महसूस होती है। हमारा एमसी एक ऐसे जायंट मॉन्स्टर के आमने सामने आता है जिसके आम पर एक बिजार ह्यूमन फेस बना हुआ था। वह क्रीचर शांति से सोता हुआ लगता है, जैसे उसे एमसी की प्रेजेंस का कोई पता ही न हो। लेकिन अचानक वह क्रीचर अपनी रेड आइज खोलता है और लड़के को हेट्रेड भरी नजरों से ग्लेयर करता है। एक नाइट टेरर में चिल्ला उठता है जब वह अपने ठीक सामने एरोजन लॉर्ड को देखता है। वो क्रीचर एक टेरिफाइंग रोर निकालता है जो पूरे डार्क फॉरेस्ट में गूंज उठती है। बोरोकिन उस मॉन्स्टर के बिजारे अपीयरेंस को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। यहाँ तक कि हमारा एमसी भी स्टार्टल्ड है क्योंकि ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि 1000 फेस डीमन है। बिना टाइम वेस्ट किए बोरोकिन अपनी स्वॉर्ड को एक बहुत ही इंटेंस ब्लू ऑरा के साथ तैयार करता है। क्रोश को अपने भाई की टेक्निक याद आती है जिसे इग्निस कहते हैं, जो एक फायर एबिलिटी है। वहां से बोरोकिन की स्वॉर्ड फ्लेम से कवर हो जाती है और वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ एक ब्लो के साथ वो डीमन नाइट्स को ऐसे उड़ा देता है जैसे वे कुछ भी ना हो। रेमसी अपने भाई को उस मॉन्स्टर से अकेले फाइट करने के लिए तैयार होते हुए देखता है। एक नाइट बारोकिन की पावर को एडमायर करता है और कहता है कि उसकी इग्निस स्किल वाकई इंक्रेडिबल और डिस्ट्रक्टिव है। सिचुएशन को देखते हुए बारोकिन सभी नाइट्स को कॉम्बैट के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। ये रिवील होता है कि वह क्रीचर 1000 फेस डीमन है जो कि एक 4 स्टार मॉन्स्टर है। ये इग्निस स्किल है, वो फायर एबिलिटी जो बैरोकिन की स्वॉर्ड को सुपर पावरफुल बना देती है। एक फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि कैसे बैरोकिन ने उसे ह्यूमिलिएट किया था और इग्निस से उसका आर्म जला दिया था। रेमसी रिफ्लेक्ट करता है कि रिग्रेशन से पहले उसका भाई पूरी तरह इंसेन था। एक स्माइल के साथ वो सोचता है कि इतने समय बाद अब उसका भाई कैसा है। रेमसी होप करता है कि वो बदला न हो और अपनी डार्क ऑरा अनलीश करता है। अचानक वो डीमन पेन में चिल्लाने लगता है क्योंकि एक पर्पल एनर्जी उसे कंज्यूम करने लगती है। उनमें से एक नाइट टेरिफाइड होकर कहता है कि ये वही कर्स है जो चेहरों को इरेज कर देता है। इस वजह से सबसे एक्सपीरियंस नाइट्स को भी फाइट करने में बहुत हार्ड टाइम हो रहा है। उनमें से एक कहता है कि अब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, जितनी जल्दी हो सके यहां से फ्ली कर जाओ। हालांकि बारोकिन सबको एडवांस करने के लिए चिल्लाता है और अपनी पूरी ताकत से अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो अपनी फ्लेम्स से मॉन्स्टर के फेस पर हिट करता है और वो क्रीचर प्योर एगनी में चिल्लाता है। बाकी नाइट्स बोरोकिन की इमेंस पावर देखकर पूरी तरह शॉक्ड हैं। डेमन पूरी तरह फ्लेम्स में घिर चुका है और उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। एक लीप के साथ बोरोकिन उस जायंट मॉन्स्टर पर एक पावरफुल फायर स्लैश मारता है। वह उन्हें गिव अप न करने की चेतावनी देता है और कहता है कि वो सबके अटैक करने के लिए एक ओपनिंग बनाएगा। इंस्पायर्ड होकर नाइट्स बोरोकिन को फॉलो करते हैं और बैटल में आगे बढ़ते हैं। फाइट के बीच में बोरोकिन सोचता है कि क्या क्रोश उसकी इस ग्रेट विक्ट्री को देख रहा है। वो उसे ढूंढ नहीं पाता और सोचता है कि शायद उसका छोटा भाई कॉम्बैट में पहले ही ढेर हो गया है। एक नाइट नोटिस करता है कि लड़का उसे नहीं बल्कि उस 1000 फेस डीमन को देख रहा है। एक फोकस लुक के साथ बोरोकिन उस बिजार क्रीचर के खिलाफ अपनी फाइट कंटिन्यू करने के लिए तैयार होता है। अचानक डीमन ब्लड के आंसू रोने लगता है जिससे बोरोकिन बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। उस क्रीचर की बॉडी पर मौजूद सभी फेसेस भी रोने लगते हैं जो प्योर पेन का एक्सप्रेशन दिखा रहे होते हैं। तभी उन फेसेस में से एक का लुक डार्क हो जाता है और सिचुएशन बहुत बैड लगने लगती है। बोरोकिन रियलाइज करता है कि चीजें बहुत तेजी से डेंजरस हो रही हैं और उसे जल्दी एक्ट करना होगा। वो क्रीचर उसकी तरफ कई टेंटिकल्स लॉन्च करता है जिन्हें वो एजिलिटी के साथ मिड एयर में डॉच कर लेता है। वो शॉक्ड है और सोचता है कि आखिर उस मॉन्स्टर का ये क्रशिंग प्रेशर कहां से आ रहा है। इसलिए वह फैसला करता है कि इससे पहले कि और एनोमलीज हों उसे उस डीमन को मारना ही होगा। वह सभी नाइट्स को ऑर्डर देता है कि एक साथ उस 1000 फेस डीमन पर अपने अटैक्स फोकस करें। हालांकि उसका ऑरा अटैक ब्लॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। एक कॉन्फ्यूज्ड लुक के साथ वो समझने की कोशिश करता है कि बैटल के बीच में आखिर चल क्या रहा है। अपने नाइट्स पर चिल्लाता है कि हिम्मत मत हारो क्योंकि वे वॉलहाइम फैमिली से हैं। लेकिन सभी नाइट्स फ्रोजन और फेसलेस हो चुके हैं जैसे कि उन पर कोई कर्स डाल दिया गया हो। बोरोकिन टेरिफाइड है और सोचता है कि क्या ये कोई कर्स है क्योंकि उसने तो क्रीचर को टच भी नहीं किया। फिर उसे रियलाइज होता है कि पिछला एनोमली दरअसल उस मॉन्स्टर का उसे फंसाने का एक प्लान था। इसी के साथ लड़का समझ जाता है कि वह पूरे समय उस क्रीचर द्वारा डिसीव किया गया था। वहां से हमें बोरोकिन के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखता है, एक रेनी और डार्क नाइट का सीन
वो उस जगह जिस डेंजरस सिचुएशन का सामना कर रहा था उससे वो पूरी तरह टेरिफाइड था। कीचड़ में फिसलते हुए वह सोचता है कि अगर वो ऐसे ही यहां रहा तो उसका एंड पक्का है। जमीन पर गिरे हुए प्रोटैगनिस्ट का भाई मानता है कि अगर यही रेट रहा तो वो एनिहिलेट हो जाएगा। एक जायंट डार्क हैंड उसकी तरफ बढ़ता है, उसे बिना किसी मर्सी के कुचलने के लिए तैयार। तो बरोकन सोचता है कि उस पार्टिकुलर मोमेंट पर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। एक मोमेंट बाद वो खुद से सवाल करता है कि क्या वाकई ये उसकी ट्रैजिक डिमाइस का समय है। एक स्पिरिट अपीयर होती है और उसकी इनकॉम्पिटेंस के लिए उसे इडियट कहती है। वो रिवील करती है कि उसकी बहन उससे आगे निकल गई और उसने भागने के चक्कर में अपने सारे नाइट्स खो दिए। इस वजह से वह लड़की कहती है कि उसके जैसे पैथेटिक फेलियर को यहीं पेरिश हो जाना चाहिए। एक मोमेंट बाद एक गिगैंटिक मॉन्स्टर उसे स्टॉम्प करके सब कुछ खत्म करने की कोशिश करता है। बोरोकिन फियर में सिमट जाता है और इस टेरिबल सिचुएशन में एक टेरिफाइड स्क्रीम निकालता है। प्रेजेंट में वो डीमन उसकी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक करता है। पास्ट में हमारा एमसी अपने इंजर्ड भाई को डेंजर से बचाने के लिए बारिश में ड्रैग कर रहा है। लड़का मुश्किल से जाग पा रहा है और बड़ी डिफिकल्टी से अपने सेवियर को देखता है। एक स्माइल के साथ क्रश खुश है कि उसका भाई जाग गया, पर बरोकिन सोचता है कि वो वहां क्या कर रहा है। बरोकिन सरप्राइज्ड है कि वो बच गया और लड़का कॉन्फर्म करता है कि उसने दूर से सब कुछ देखा। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे स्वॉम्प से बचाया, पर बैरोकिन कहता है कि वो अब खुद वॉक कर सकता है। भाई को डाउट है कि जो बॉडी ऑरा भी इस्तेमाल नहीं कर सकती वो कुछ कर भी पाएगी और वो इस सिचुएशन से बहुत एनॉयड है। आरएमसी तब सवाल करता है कि क्या वो श्योर है कि उसे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। रागे में बड़ा लड़का प्योर फ्रस्ट्रेशन और वुंडेड प्राइड के साथ अपने दांत पीसता है। वो चिल्लाता है कि उसे किसी इडियोट की हेल्प नहीं चाहिए और अपनी सॉर्ड के सहारे खड़े होने की ट्राई करता है। एक मोमेंट बाद वह किसी चीज से स्टार्टल्ड हो जाता है और उसके चेहरे पर प्योर टेरर का एक्सप्रेशन आ जाता है। बोरोकिन पूछता है कि क्या डीमन पास है और वे कितनी दूर हैं, पर लड़के को इसका आंसर नहीं पता। एक बैरियर अपीयर होता है और क्रॉश एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड्स एरोजन ने शायद खुद को पूरी तरह सील कर लिया है। डेस्परेट हो जाता है ये रियलाइज करके कि वे तब तक नहीं जा सकते जब तक उस क्रीचर को हरा न दे। वह गुस्से में कर्स करता है जबकि हमारा एमसी उसे कैम डाउन करने के लिए उसका नाम पुकारता है। क्रोश तब रिवील करता है कि एक सीक्रेट आर्ट है जो उसे चार्लेट ने सिखाई थी ताकि वो फाइट फिनिश कर सके। वह बताता है कि चार्लेट की टेक्निक ही थी जिसने सैंक्चुअरी में एनेक्स से लड़ने में उसकी हेल्प की थी। बोरोकिन को याद आता है कि वे दोनों एक ही मां की संतान हैं और इसलिए उनका एक स्पेशल बॉन्ड है। भाई को डाउट है कि क्या वो टेक्निक डीमन को मार पाएगी, पर हमारा एमसी इसे पूरी सर्टेनिटी के साथ कॉन्फर्म करता है। क्रोश कहता है कि बिना कुछ किए इरोजन के अंदर पेरिश होने से बेहतर है कि एक रिस्क लेकर लड़ने की कोशिश की जाए। वह अपना हैंड एक्सटेंड करता है और कहता है कि वह समझता है अगर उसका बड़ा भाई उसकी एबिलिटीज पर ट्रस्ट नहीं करता, पर वह अपने भाई के प्राइड को अपील करता है और पूछता है कि क्या उसे अपनी बहन की स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट है। बरोकिन तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि शार्लेट एक जीनियस है और उसकी टेक्निक्स इनक्रेडिबल हैं। हालांकि वह वॉर्न करता है कि अगर प्लान फेल हुआ तो वे दोनों वहीं खत्म हो जाएंगे और कोई एस्केप नहीं होगा। एक स्माइल के साथ आरएमसी उसे एश्योर करता है कि उसका प्लान किसी भी हाल में फेल नहीं होगा। वहां से वे दोनों उस डार्क फॉरेस्ट में अपनी स्ट्रेटजी एक्शन में लाने के लिए तैयार होते हैं। बुशेस में छुपकर उन्हें रियलाइज होता है कि 1000 फेस डीमन पास आ रहा है। तो आरएमसी पूछता है कि क्या इग्निस रेडी है और भाई अपने हाथ में एक फ्लेम जलाकर कॉन्फर्म करता है। सब कुछ तैयार होने के बाद आरएमसी अनाउंस करता है कि अब जीतने का प्लान स्टार्ट करने का समय आ गया है। वह फिर पहला स्टेप लेता है और क्रीचर की अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए अपनी हाइडिंग से बाहर आता है। एक ब्लू ऑरा के साथ आरएमसी अपनी बहन की सीक्रेट टेक्निक यूज करने के लिए तैयार होता है। आरएमसी अपनी आईज क्लोज करता है और टेक्निक यूज करने के लिए पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करता है। ब्लू ऑरा देखकर बरोकिन उस पावर से शॉक्ड रह जाता है जो उसका छोटा भाई डिस्प्ले कर रहा है। वो सोचता है कि लड़के के अंदर ये इनक्रेडिबल फोकस कहां से आ रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक सरप्राइज लुक के साथ वो नोटिस करता है कि आरएमसी के चारों ओर की ऑरा बहुत ही अलग है। आखिरकार लड़के ने अपनी पूरी लाइफ में इतनी प्योर और पावरफुल ऑरा कभी नहीं देखी थी। बरोकिन को याद आता है कि उसने उस पर डाउट किया था, पर अब वो सोचता है कि इसने वो ऑरा कैसे मास्टर कर ली जो वो खुद कभी नहीं कर पाया। अचानक क्रॉश की वॉइस उसे उसके ख्यालों से बाहर लाती है। भाई बोरोकिन, हमारा एमसी इग्निस के लिए कहता है और बड़ा भाई मान जाता है और अपने हाथ में एक फ्लेम क्रिएट करता है। तभी वह ब्लू ऑरा स्वॉर्ड इग्निस की फ्लेम्स से कवर होना शुरू हो जाती है। नई पावर के साथ अब आरएमसी के पास एक ऐसी फायरी ऑरा है जो बैरोकिन की तरह ही दिखती है। एक ग्रंट के साथ बड़ा भाई उस स्वॉर्ड को देखता है जो अब पावरफुल फ्लेम से ढकी हुई है। बैरोकिन पास आता है और पूछता है कि क्या आरएमसी के साथ कुछ गलत है। लड़का मना करता है और कहता है कि ऐसा लगता है अब हमारे पास काफी टाइम होगा, इसलिए अब बरोकिन को उसके लिए और टाइम बाय करने की जरूरत नहीं है। बरोकिन नोटिस करता है कि क्रोश की फ्लेम्स उसकी अपनी फ्लेम्स से कहीं ज्यादा इंटेंसली बर्न कर रही हैं। वो समझ जाता है कि उस फ्लेमिंग स्वॉर्ड के साथ हमारा एमसी उस 1000 फेस डीमन को हरा सकता है। भाई उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने मेन खो दिए और अपनी जान बचाने के लिए उसे वहां से फ्ली करना पड़ा। वो सोचता है कि अगर क्रैश ने उस डीमन को हरा दिया तो उसकी खुद की क्या वैल्यू रह जाएगी। मतलब वो फैमिली के सबसे बड़े फेलियर से भी वीक है और तभी वह लड़का उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। सिर्फ एक पावरफुल फायरी ब्लो से वो क्रीचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कसम से क्या सीन था। बरोकिन पूरी तरह से शॉक्ड है।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि अभी उसने क्या विटनेस किया। उस फ्लेम्स के एक्सप्लोजन से वहां सब कुछ इल्यूमिनेट हो जाता है और वो अपने भाई के उस अटैक का रिजल्ट देखता रह जाता है। अचानक रेन रुक जाती है और वो स्वैम्प फिर से एक ग्रीन और पीसफुल लैंडस्केप में बदल जाता है। तभी एक वॉइस उसे पुकारती है और आरएमसी सनलाइट के बीच से बाहर इमर्ज होता है। एक विक्टोरियस लुक के साथ वो अनाउंस करता है कि बैटल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। बोरोकिन को यकीन नहीं होता कि सब इतना इजीली खत्म हो गया और वो एक फोर्स्ड स्माइल देता है। उसके बाद वो नर्वसली हंसने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को कसकर ग्रिप कर लेता है। उसका प्राइड चूर चूर हो चुका था। वो अपने भाई पर चिल्लाता है और पीछे से उस पर अटैक कर देता है। आरएमसी उस अटैक को बड़ी ईज से ब्लॉक कर देता है, जैसे उसे पहले से ही पता था। बोरोकिन एकदम कॉन्फ्यूज्ड है और सोच रहा है कि वो अपना इग्निस क्यों नहीं यूज कर पा रहा। क्रोश रिवील करता है कि वो उसकी स्किल स्टील कर रहा है और मिशन में हेल्प के लिए उसे थैंक्स बोलता है। एक मालिशियस स्माइल के साथ वो कहता है कि वो शुक्रगुजार है कि उसका भाई आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तभी बोरोकिन की स्किल अनलॉक करने की कंडीशन सामने आती हैं। इसके लिए ये जरूरी था कि वह अपने इग्निस का एक हिस्सा हैंड ओवर कर दे। उसे मानना था कि क्रॉश सुपीरियर है और अपने प्राइड को खत्म होने देना था। अगले ही पल आरएमसी उसे एक पावरफुल पंच मारता है और कहता है कि इग्निस अब उसका है। बोरोकिन दर्द से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके आर्म में आग लग जाती है और वो एगनी में जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर पड़े हुए बोरोकिन को आरएमसी एक बहुत ही सीरियस लुक के साथ पुकारता है। क्रोश रिवील करता है कि शुरू में वो वाकई सबके साथ गेट अलोंग करना चाहता था, लेकिन भाई उसने कितनी भी कोशिश की हो, चीजें कभी उसके हिसाब से नहीं हुई। उसकी विश कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि सब उसे हमेशा हॉस्टिलिटी के साथ ट्रीट करते थे। उसे याद आता है कि कैसे बोरोकिन बचपन से ही उसे ह्यूमिलिएट और डिस्पाइज करता आया है। आरएमसी रिवील करता है कि भाई होने के नाते उसे एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। वह पूछता है कि क्या दर्द हो रहा है, जबकि उसका भाई जमीन पर तड़प रहा था। एक कोल्ड लुक के साथ वो कहता है कि वो भी ऐसे ही एगनी में तड़पा था जब बोरोकिन ने उसे जलाया था। तभी आरएमसी अपने भाई को किक मारता है और उसे जोर से जमीन पर फेंक देता है। सीन ये है कि वह अपने गिरे हुए भाई को कॉन्टेम्प्ट भरी नजरों से देख रहा है। एक आयरॉनिक स्माइल के साथ आरएमसी हंसने लगता है और साड़ आसमान की तरफ देखता है। वो सोचता है कि कितनी आयरॉनिक बात है कि इतना सब होने के बाद मौसम कितना अच्छा है। वल्हाइम मेंशन में खबर फैल जाती है कि नाइटली ऑर्डर का पूरी तरह अनहिलेशन हो गया है। पता चलता है कि इरोजन अब 5 स्टार्स पर अपग्रेड हो गया है, जो सिर्फ टॉप एक्सपर्ट्स के लिए होता है। बोरोकिन के फ्यूनरल पर सब कह रहे थे कि क्रॉश सिर्फ अपने भाई के सैक्रिफाइस की वजह से बच पाया। बोरोकिन का बटलर गुस्से में है और सोच रहा है कि ये फेलियर अकेला जिंदा कैसे वापस आ गया, लेकिन हेड बटलर उसे रिप्रिमांड करता है और कहता है कि हमें बोरोकिन की विल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब आरएमसी वहां से जाता है तो बटलर कहता है कि बोरोकिन के सैक्रिफाइस को वेन मत होने देना। आरएमसी मन में सोचता है कि उन्होंने मेरी टेस्टिमोनी मान ली है, अब वरी करने की कोई जरूरत नहीं। वो सोचता है कि भाई की वजह से उसे एक्सपीडिशन में बहुत ग्रेट रिजल्ट्स मिले हैं। वो ब्लड पॉइजन इस्तेमाल कर सकता है और अपने सिक्स्थ सेंस से आउटबर्स्ट को कंट्रोल कर सकता है। यही नहीं, इग्निस स्किल के जरिए उसने उस पावरफुल ब्लैक फ्लेम को अनलॉक कर लिया है। उसे एहसास होता है कि ब्लैक फ्लेम उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है और ये उसका एस कार्ड बनेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है और वो है वर्ल्ड इरोजन के उस अजीब फेनोमेनॉन की इन्वेस्टिगेशन। वह किसी को अंदर आने के लिए कहता है और सोचता है कि इन्हें अभी तक असली कॉज का पता नहीं चला। वो उस वर्ल्ड इरोडर के बारे में सोचता है जो एक ड्रीम में कैद है और अपने अनडेड सर्वेंट्स की आंखों से देखता है। इस वजह से उसे उन अनडेड सर्वेंट्स से बहुत जल्द एनकाउंटर करना पड़ सकता है। लेकिन तभी अचानक उसे कोई पुकारता है। एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन सफायरा के नाम से देती है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम से है, और कहती है कि वह उसी का वेट कर रही थी। आरएमसी उसकी नेक पर एक ब्लैक स्टार मार्क नोटिस करता है और तुरंत टेंस हो जाता है। उस ब्लैक स्टार को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसे इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। इस पर आरएमसी अजीब तरह से हंसने लगता है जिससे वो लड़की पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। अगले ही पल वो उसे इग्नोर करके उसके अंदर के अनडेड से बात करता है और एक इंटरेस्टिंग डील प्रपोज करता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ क्रॉश उस लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो उसकी इमोर्टैलिटी इरेज कर देगा। वो इन्वेस्टिगेटर एक सिनिस्टर स्माइल देती है और एक डरावनी वॉइस में पूछती है कि क्या वो एक रिग्रेसर है। वो कहती है कि वो ढूंढ तो कुछ और रही थी, लेकिन उसे इतना इंटरेस्टिंग प्रे मिल जाएगा ये सोचा नहीं था। फ्लैशबैक में हमें एक जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी दिखता है जिसका नाम ऑगस्ट है, जिसे क्रिम्सन गार्डन भी कहते हैं। हमारे एमसी को याद आता है कि रिग्रेशन से पहले उसने आर्थर के कहने पर उसकी इमोर्टैलिटी स्टील करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया। आर्थर एक्सप्लेन करता है कि इससे वो अनडेड अपनी सारी एनर्जी रिजेनरेट करने में लगा देगा और अपने सर्वेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आर्थर की एक कंपेनियन कहती है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि वो इमोबिलाइज था, इसलिए उसके इतने सर्वेंट्स थे। तभी दूसरी लड़की उसे डांटती है और कहती है कि क्या तुम भूल गई कि उस आदमी की वजह से हमें कितना सफर करना पड़ा। आर्थर कहता है कि अनडेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब फालतू की लड़ाई बंद करो। वह लड़की कहती है कि ज्यादा सेंट मत बनो और उसकी कंपेनियन ऑकवर्डली अपोलोजाइज करती है। अचानक ऑगस्ट अपनी रेड आइज खोलता है और कहता है कि ये पूरा सिचुएशन बहुत शर्मनाक है। वो कहता है कि यह बड़े दुख की बात है कि तुम मेरी इमोर्टैलिटी स्टील नहीं कर पाए, और क्रॉश भी एग्री करता है। वो अनडेड वॉर्न करता है कि अगर वो दोबारा पैदा भी हो जाए तो भी वह हासिल करना इम्पॉसिबल होगा।
जो वो इतनी शिद्दत से चाहता था। आखिरकार उसकी स्किल स्टील करने की कंडीशन उससे ज्यादा स्ट्रांग होना थी, जो कि नामुमकिन था। प्रेजेंट में वापस हमारा एमसी पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगा कि वो एक रिग्रेसर है। वो एक्सप्लेन करती है कि जब कोई बच्चा ऐसी ऑडेशियस डील प्रपोज करे तो वो सिर्फ एक रिग्रेसर ही हो सकता है। वो एंटिटी उसे लायर कहती है, क्योंकि एक रिग्रेसर उसे नहीं मार सकता जो टाइम से ऊपर है। आरएमसी कहता है कि ये झूठ नहीं है, और अचानक उसके सामने एक पर्पल ऑरा हैंड अपीयर होता है। वहां से वह अपनी एबिलिटी यूज करता है और इन्वेस्टिगेटर की तरफ एक डार्क एनर्जी अटैक छोड़ता है। वो औरत शॉक्ड रह जाती है कि ये स्किल उसकी इमोर्टैलिटी भी स्टील कर सकती है। हालात देखकर वो इन्वेस्टिगेटर अपनी मुट्ठियां भींच लेती है, जो उसकी टेंशन साफ दिखा रहा था। वो अनडेड रिवील करती है कि उसने वर्ल्ड इरोजन सिर्फ इसलिए बढ़ाया ताकि कोई उसे खत्म कर सके। इस वजह से वो आरएमसी को घूरती है और पूछती है कि तुम्हारी डील की टर्म्स क्या हैं। आरएमसी एक्सप्लेन करता है कि उसे कोऑपरेट करना होगा ताकि वो स्ट्रांग बन सके, वरना उसकी स्किल एक्टिवेट नहीं होगी। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो, और वो इमोर्टैलिटी से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी रूह तक बेच सकती है। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो आखिरकार आरएमसी के उस बोल्ड प्रपोजल के लिए मान जाती है। वह अपना इंट्रोडक्शन ऑगस्ट द क्रिम्सन गार्डन के रूप में देती है और वादा करती है कि वह उसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनाएगी। क्रोश सिर्फ उसके ऑरा से पीछे जा गिरता है और उसे शॉक लगता है कि ये तो उसकी मेन बॉडी भी नहीं है। वो सोचता है कि क्रिम्सन गार्डन आर्थर जितनी पावरफुल है और इसकी मदद से वह और भी स्ट्रांग बन जाएगा। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और फैसला करता है कि वो वर्ल्ड इरोजन को रोक कर रहेगा, चाहे उसे इरोडर की पावर चाहिए हो। एक्सप्लेन किया गया है कि रिग्रेशन स्किल अब आर्थर की है, इसलिए क्रॉश अब अकेले बैक इन टाइम नहीं जा सकता। वजह से अगर इस टाइमलाइन में दुनिया डिस्ट्रॉय हुई तो वो भी हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा। मुस्कुराते हुए वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब से मैं तुम पर डिपेंड हूं, क्रिम। वह औरत उस निकनेम से पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और सोच रही है कि इसका मतलब क्या है। वह मुस्कुराकर उसे करेक्ट करती है और कहती है कि उसका नाम क्रॉश है, क्रिम नहीं। तभी वह उसका चेहरा पकड़ती है और उसे मास्टर बुलाने के लिए चिल्लाती है, जिससे वह लड़का शॉक में आ जाता है। आरएमसी उससे पीछा छुड़ाता है और जाते हुए कहता है कि अब वह आखिरकार अपने घर वापस जा सकता है। वह औरत पूछती है कि क्या यह उसका घर नहीं है। लड़का एक्सप्लेन करता है कि उसे वहां रहे हुए कई साल हो चुके हैं। वो कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स की शक्ल तक याद नहीं। तभी एक वैल्किरी आकर कहती है कि घर की लेडी उसे बुला रही है। हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है और सोचता है कि क्या रूमर्स सुनकर उसे इसमें इंटरेस्ट आया है। वैल्किरी कॉन्फर्म करती है और कहती है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वह बताती है कि घर के लॉर्ड भी उससे मिलना चाहते हैं, और अपने पिता के बारे में सुनकर एमसी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि उसके पिता एक डेमीगॉड हैं, शायद उन्होंने स्टार्स के जरिए उसके बारे में कुछ अजीब सेंस किया है। इसलिए वैल्किरी वॉर्न करती है कि तब तक उसे लेडी आर्या के ऑर्डर पर मेन हाउस में ही रुकना होगा। एमसी सोचता है कि वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बियांका वेट कर रही है, और वो क्वेश्चन करता है कि क्या ये ऑर्डर वाकई उसके पिता का है। इसके बाद वह वहां से जाने का फैसला करता है और कहता है कि जब उसके पिता सच में बुलाएंगे तब वो आएगा, जिससे वे दोनों शॉक रह जाते हैं। खिड़की से लेडी आर्या सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। जाते हुए वह कहता है कि अगर उसके पिता चाहें तो वह खुद आकर उससे मिल सकते हैं। वहां से कैरेज हवेली से दूर चला जाता है और लड़के के दूसरे घर की तरफ बढ़ता है। कैरेज के अंदर वो अंगड़ाई लेता है और कहता है कि वो आखिरकार फ्री है और जल्दी वहां वापस आने का कोई प्लान नहीं है। अचानक खिड़की पर एक छोटा रेड डीमन अपीयर होता है और उसे रूट डिसाइपल बुलाते हुए खिड़की खोलने को कहता है। एमसी क्रिम से शिकायत करता है कि क्या ये रेड कलर एक चिड़िया के लिए बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं है। क्रिम कहता है कि चिंता मत करो और अपना कलर ब्लैक कर लेता है और पूछता है कि क्या अब वो एक असली क्रो जैसा नहीं लग रहा। आरएमसी क्रो से बहस करता है और उसे इडियट बोलता है कि वो उसके काले दिल जैसा ही ब्लैक है। वो मेन बॉडी के बारे में पूछता है तो क्रिम उसे गालियां देता है और उसे एक अनप्लेजेंट रिग्रेसर कहता है। आरएमसी सोचता है कि असली रिग्रेसर तो आर्थर है, पर उसे यह एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि उसने सिर्फ यह स्किल बोरो की है। वहां से एक लंबे सफर के बाद कैरेज आखिरकार एजर पाइन मैंशन पहुंच जाता है। लड़का वॉर्न करता है कि हवेली में एक व्हाइट हेयर्ड गर्ल है और क्रो को उससे अच्छे से पेश आने को कहता है। अचानक एक लड़की हुडेड क्लोक में आती है और कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या वह उसके बारे में बात कर रहा था। वो लड़की असल में बियांका है, जो हमारे एमसी का बहुत ही क्यूट लुक के साथ वेलकम करती है। एक विक्टोरियस स्माइल के साथ एमसी क्रो की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अरियोदो उसे ग्रीट करने के लिए दौड़ता हुआ आता है और लड़का पूछता है कि क्या उसके पीछे कुछ हुआ। बटलर रिवील करता है कि लॉर्ड डार्लिंग का एक लेटर आया है और ये सुनकर एमसी थककर आह भरता है। लेटर में लिखा है कि डिस्कलरेशन डिजीज का क्योर रेडी है और लॉर्ड एल्केमिस्ट उसे जल्द ही लेकर आएंगे। हमारा एमसी आरियोडो को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो डैनफिलियन को पूरी हॉस्पिटैलिटी दे, क्योंकि वो उनका बेनिफैक्टर है। कुछ देर बाद बटलर बताता है कि बियांका उसके पीछे बहुत ज्यादा वरीड थी। जब उसे पता चला कि वो इरोजन में फंस गया है तो वह लड़की उसे ढूंढने के लिए किसी भी कीमत पर मेन हाउस जाने की कोशिश कर रही थी। इससे आरएमसी काफी टच्ड हो जाता है और उसकी नजरें और भी सीरियस और डिटर्मिन्ड हो जाती हैं। आरएमसी सोचता है कि उसने हाल ही में बियांका का लॉक चेक नहीं किया है और तभी उसके चारों ओर एक पर्पल और अपीयर होता है। वहां से उसे दिखता है कि कर्स अनलॉक करने की पहली कंडीशन उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप करना थी। भाई वह कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ क्रॉश पूरा शॉक्ड रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि बियांका का पहला लॉक अनलॉक हो गया है। वह लड़की उसका रिएक्शन नोटिस करती है और पूछती है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है। स्टूटरिंग करते हुए आरएमसी नाई कहता है
और बस अपने नए कंपेनियन को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। तो वह उस क्रो को क्रिम के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और बियांका उसे पकड़कर उसका नाम दोहराने लगती है। वो उसे जोर से गले लगाती है और कहती है कि यह बहुत सॉफ्ट है, और आरएमसी समझ जाता है कि लड़की को एनिमल्स पसंद हैं। अगले ही पल लड़के का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वह किसी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि वह दूसरा लॉक अनलॉक कैसे करेगा, जिसके लिए उसे बियांका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बनना होगा। एमसी सोचता है कि इसका मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वे एंगेज्ड हैं तो सबसे ज्यादा चांस लवर बनने के हैं। इस बीच बियांका उस क्रो को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो उसके हाथों से बचने के लिए डेस्परेटली उड़ रहा है। वह लड़की उसे बहुत ही डिटर्मिन्ड लुक के साथ घूरती है, ये दिखाते हुए कि वह अपने नए फ्रेंड को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। चेहरा लाल करके वह सोचता है कि रिग्रेशन से पहले बियांका का लवर बनना कोई कंडीशन नहीं थी। क्रिम लड़के के सिर पर बैठता है और कहता है कि लड़की को वो पसंद आया, और आरएमसी क्रो की बात से एग्री करता है। तभी क्रिम उसे पुकारता है और आरएमसी पूछता है कि अब वो क्या जानना चाहता है। क्रिम कहता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ कंफर्म करना चाहता है और वार्न करता है कि खेल खत्म हुआ, क्योंकि अब वे ट्रेनिंग फील्ड जा रहे हैं। सीन ये है कि हमारा एमसी जमीन पर पिटा हुआ पड़ा है और क्रिम उसे डिसअपॉइंटिंग बोल रहा है। वो एंटिटी पूछती है कि क्या एक रिग्रेसर की यही लिमिट है, और लड़का कहता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि वो एक फेलियर है। क्रिम कमेंट करता है कि वो यहाँ तक शायद सीक्रेट आर्ट्स और रिग्रेशन के एक्सपीरियंस की वजह से पहुंच पाया है, लेकिन वो वार्न करता है कि 5 साल में एक असली जीनियस इस सारी मेहनत को पीछे छोड़ देगा। वहां से वो क्रो एक डार्क ऑरा दिखाता है और कहता है कि इसके बावजूद अभी भी होप है। वह अपना डिमोनिक फॉर्म रिवील करता है और कहता है कि उसके सामने रॉ टैलेंट की कोई औकात नहीं है। क्रिम उसे याद दिलाता है कि उसकी असली एबिलिटी दूसरों का टैलेंट स्टील करना है, क्योंकि उसके पास खुद का कुछ नहीं है। वह वादा करता है कि वह उसे इस गर्त से बाहर निकाल देगा और वह लड़का बादलों के ऊपर की हर चीज को कॉन्कर कर लेगा। ट्रेनिंग फिनिश करने और अपनी वर्थ साबित करने के लिए एमसी के पास एक आखिरी चैलेंज होगा। ऑगस्ट का स्पिरिचुअल फॉर्म अपीयर होता है और उसे अपनी इमोर्टैलिटी भी स्टील करने को कहता है। एक डिटर्मिन्ड स्माइल के साथ हमारा एमसी अपनी मुट्ठी भींचता है और बिना सोचे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वह चांद की तरफ देखता है और कहता है कि उसे बोलने की जरूरत नहीं, उसकी विक्ट्री पहले से ही तय है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और हमें एक सुनहरी सुबह एमसी की हवेली दिखती है। अचानक डैनफिलियन बहुत एक्साइटेड होकर आता है और एमसी को यू हू करते हुए वेव करता है। डैनफिलियन उसे डार्लिंग बुलाता है और एमसी पूछता है कि वे इतने करीब कब से हो गए। बिना किसी पेशेंस के लड़का उससे उस आइटम के बारे में पूछता है और लॉर्ड एल्केमिस्ट मुस्कुराने लगता है। वह एक वायल दिखाता है और गर्व से रिवील करता है कि मेडिसिन आखिरकार कंप्लीट हो गई है। अल्केमिस्ट अपने जीनियस होने की डींगे मारता है और क्रोश कहता है कि इसमें कुछ नया नहीं है। लड़के की सिंसियर कॉम्प्लीमेंट सुनकर डैनफिलियन ब्लश करने लगता है और बहुत सेटिस्फाइड लाफ देता है। वहां से वह आरएमसी को गले लगाने के लिए कूदता है, लेकिन आरएमसी उसे डेस्परेटली पीछे हटने को चिल्लाता है। डैनफिलियन को याद आता है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। वह बताता है कि उसने सुना है कि एनएक्स काफी बदल गया है और एमसी ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है। लॉर्ड अल्केमिस्ट एक्सप्लेन करता है कि अपनी ट्रेनिंग रोकने के बाद भी एनएक्स बहुत जबरदस्त वापसी की है। लड़का सोचता है कि एनएक्स जैसा गद्दार भी उससे इन्फ्लुएंस हो गया और उसे ये फालतू लगता है। परेशान होकर वो डैनफिलियन को जाने को कहता है और क्रिम कमेंट करता है कि ये किंगडम कुछ खास नहीं है। वो एंटिटी कहती है कि लड़के की वीक बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वह पहले से ही उसे स्पिरिचुअल एलिक्सर्स से स्ट्रेंथन करने का प्लान बना रहा था। इसलिए वो लड़के को लॉर्ड एल्केमिस्ट से कुछ एलिक्सर्स बनवाने के लिए कहता है। एक्सप्लेन किया गया है कि स्पिरिचुअल एलिक्सर्स ऐसी दवाएं हैं जो फिजिकल एबिलिटीज और ऑरा को सुधारती हैं। डैनफिलियन उसे चीक पर किस करता है और क्रिम कहता है कि उसे फॉर्मूला पता है। आरएमसी डैनफिलियन को डार्लिंग बुलाता है और कहता है कि उसे एक और रिक्वेस्ट करनी है, जबकि एल्केमिस्ट शिकायत करता है कि अभी तो तुमने मुझे जाने को कहा था। क्रोश उससे स्पिरिचुअल एलिक्सिर बनाने को कहता है तो लॉर्ड पूछता है कि क्या एनएक्स की खबर से वह मोटिवेट हो गया। एमसी उसे यकीन दिलाता है कि वो सारे कॉस्ट्स कवर करेगा और वो अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज यूज करने की सोचता है। वहां से क्रिम लड़के को कहता है कि वह जो बोले उसे रिपीट करे और वो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बताने लगता है। जब वो सीक्रेट फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है तो लॉर्ड एल्केमिस्ट उसे बहुत ही सस्पिशियस लुक के साथ सुनता है। पूरा रेसिपी सुनने के बाद डैनफिलियन डिटेल्स की प्रिसीजन देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। अगले ही पल वो पागलों की तरह सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखने लगता है ताकि कुछ भूल न जाए। अल्केमिस्ट पूछता है कि उसे ये फॉर्मूला कहां से मिला और क्रॉश कहता है कि ये एक फैमिली सीक्रेट है। डैनफिलियन कहता है कि वो इसे बनाना तो चाहेगा, लेकिन असली प्रॉब्लम रेयर इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना है। वो बताता है कि वो भी आसानी से व्हाइट स्नो, सोलर फंगस या गोल्डन ड्रैगन हर्ब हासिल नहीं कर सकता। और एमसी कहता है कि वो अपनी फियांसे से पूछेगा, क्योंकि उसकी फैमिली हार्ड एंड हार्ट से है। तो अब बस गोल्डन ड्रैगन हर्ब बची है जो ड्रैगन नेस्ट के पास उगती है और बहुत रेयर होती है। वो कहता है कि हम इसे ब्लैक मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन एम्पायर को पता चला तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि डैनफिलियन कहता है कि उसके जैसे लड़के के लिए एक और रास्ता है, जिसे सुनकर लड़का क्यूरियस हो जाता है। वह बताता है कि मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का प्राइज गोल्डन ड्रैगन हर्ब है और यह एक ग्रेट मेथड है। आरएमसी कहता है कि एक वॉलहाइम होने के नाते टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकली चीजें कॉम्प्लिकेट कर देगा। मुस्कुराते हुए डैनफिलियन रिवील करता है कि उसके पास एक प्लान है
और लड़के को एक पिंक पोशन पीने को देता है। क्रोश पोशन लेता है और सस्पिशियसली पूछता है कि क्या ये उसे इनविजिबल बना देगा। बिना किसी वार्निंग के हमारा एमसी पोशन पी लेता है और अचानक उसके मुंह से एक एगोनाइजिंग स्क्रीम निकलती है। वह एक गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्केमिस्ट कहता है कि अब कोई उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। लॉर्ड उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे बस एक लड़की बनना है और लड़का चिल्लाता है कि उसे पहले जैसा कर दे। इस बीच क्रिम ये सारा कमोशन ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। डार्क ऑरा के साथ वह लड़का जो अब लड़की है पूछता है कि क्या डैनफिलियन उसके साथ मजे ले रहा है। पूरी तरह से टेरिफाइड होकर लॉर्ड एल्केमिस्ट हमारे एमसी से डेस्परेटली अपोलोजाइज करने लगता है।